द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 391 फोटोशूट। मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ी समूह बैठक हो तो मुझे लोट्स और राय को वापस बुला लेना चाहिए। काल को एहसास हुआ जब वे शिविर के केंद्र की ओर वापस जाने लगे। इंक्विजिटर इज़राइल हंसा। मुझे लगता है कि मीडिया और सरकार में हर कोई खुश होगा अगर वे भूल जाएं कि हाई प्रीस्टेस लोट्स एक चीज़ थी। लेकिन हाँ, उन्हें वापस बुलाओ। मैं उस असहज नज़र का इंतज़ार कर रहा हूँ जो वे उसे तब देते हैं जब उन्हें औपचारिक परिचय के लिए हाई प्रीस्टेस के रूप में संबोधित करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसे एक छोटा कैमियो लंबाई का साक्षात्कार भी दिया था। उसने कहा कि उन्होंने उसे 2 घंटे इंतजार करने के लिए कहा और अभी तक इतना समय नहीं हुआ है, लेकिन वे प्रेस कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने लगभग निश्चित रूप से उससे झूठ बोला कि सब कुछ कितना समय लगेगा और फिर उसे दूर भेज दिया ताकि उसे पता न चले कि जब तक सब कुछ नहीं हो जाता तब तक उसे बाहर रखा जा रहा है। काल हंसा जब उसे एहसास हुआ कि इंक्विजिटर सही था, इसलिए उसने राय और लोट्स को अंतिम मुलाकात और अभिवादन करने के लिए वापस बुलाया। राय उनके सामने प्रकट हुई और इज़राइल ने सहज रूप से अपनी तलवार खींच ली, इससे पहले कि वह उसकी पीठ पर हंसती हुई उच्च पुजारिन को देखता। अरे दोस्तों, क्या हम तय समय से आगे हैं? लोट्स ने पूछा। उन्होंने आपको धोखा देने की कोशिश की क्योंकि दुनिया उच्च पुजारिन लोट्स के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन हम समूह फोटो शूट करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको वापस बुलाया। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ इसलिए सारा मज़ा चूक जाएं क्योंकि वे पूरा साक्षात्कार नहीं करने वाले थे। काल ने समझाया। लोट्स ने भौहें सिकोड़ी। मेरा मन कर रहा है कि राय की पीठ पर चढ़ जाऊं ताकि उन्हें मेरा साक्षात्कार न लेने के लिए सजा दूं। मैं एक उच्च पुजारिन हूं, मुझे कुछ सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि जंगल में खेलना मज़ेदार था। जब लोट्स काल और अन्य लोगों के साथ बैठक में जाने के लिए नीचे उतरा तो राय अपनी जगह पर वापस आ गई। उन्हें लेने आए रिपोर्टर के चेहरे पर निराशा और झुंझलाहट साफ दिख रही थी, लेकिन इससे राय को उनके साथ वापस ले जाना और भी मज़ेदार हो गया। इसके लिए प्रतीक्षा करें, इज़राइल ने फुसफुसाते हुए कहा जब वे फोटो सेशन के आसपास रोशनी के किनारे पहुंचे। उन्होंने इसे किसी तरह के सैन्य अड्डे के रूप में स्थापित किया था, जिसमें बैलिस्टिक दीवारें थीं जो मिश्रित कवच से बनी थीं और फिर अंदर से बगीचे के मंडप की तरह दिखने के लिए सजाया गया था। कैमरे ऊपर की ओर नहीं देख रहे थे, वे बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि फुटेज देखने पर स्थान किसी ऐसे व्यक्ति के लिए स्पष्ट न हो जो यहाँ नहीं था। प्रिंस काल, लॉर्ड इंक्विजिटर इज़राइल और हाई प्रीस्टेस लोट्स की घोषणा करते हुए कर्मचारी ने उनके प्रवेश करते ही घोषणा की ताकि फोटो पर नजर रखने वाले लोग जान सकें कि कौन आया है। उन्होंने इनमें से ज्यादातर अभिजात वर्ग को पहले नहीं देखा था क्योंकि वे लगभग सभी छात्र थे, लेकिन सभी को आने वाले गणमान्य व्यक्तियों और राजनेताओं से मिलते हुए कुछ तस्वीरें चाहिए थीं। ज्यादातर इसलिए ताकि आगंतुकों पर अभिजात वर्ग के साथ पक्षपात करने का आरोप न लगे, लेकिन यह नेटवर्क बनाने और नए कनेक्शन बनाने का एक मूल्यवान तरीका भी था जो बाद में आपके जीवन में काम आएगा। काल को सिद्धांत पता था, लेकिन उसने वास्तव में कभी इस तरह के कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं की थी। उसे शायद अब शुरू कर देना चाहिए। उसने महसूस किया कि उसे लगा कि कुछ छात्र कितनी आसानी से अमीर व्यापारियों और नीति निर्माताओं के साथ घुल मिल जाते हैं। समस्या ये थी कि वे सभी इतने चालाक और स्पष्ट रूप से झूठ बोलने वाले थे कि वह उतनी सहजता से घुल मिल नहीं पाया जितना वह चाहता था। जब वे शर्मिंदा या घबराए हुए होते थे तो वे लाल हो जाते थे और उनकी त्वचा के तापमान में बदलाव देख सकता था। वह हर छोटी छोटी हरकत पर नज़र रख सकता था और बता सकता था कि वे कब झूठ बोल रहे हैं। काल की बढ़ी हुई इंद्रियां उन लोगों से निपटना लगभग असंभव बना रही थीं जो पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित हुआ जो खुद के साथ सबसे ईमानदार थे, और वे व्यापारियों और पादरियों के बीच कुछ कुलीन लोग थे। राजकुमार काल, मैं जागृत योद्धा नाथन रोथ हूँ, रोथ बचत और ऋण निगम का प्रमुख। हम पूरे देश में घरों और व्यवसायों को वित्तपोषित करते हैं। जब उसने देखा कि काल के चेहरे पर उसके लिए वह विशिष्ट स्वीकृति वाला भाव नहीं था, तो उनमें से एक ने अपना परिचय दिया। तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुम्हें इन कार्यों की परवाह नहीं है, उसने जोड़ा। काल ने धीरे से हंसा। मेरे पास थर्मल विजन और हॉक आंखें हैं। मैं सचमुच उन्हें झूठ बोलते हुए देख सकता हूं और ये परेशान करने वाला है। बैंकर भ्रमित लग रहा था, इसलिए काल ने बात जारी रखी। देखो वह अपने अंगूठे और तर्जनी को कैसे जकड़ता है। उसकी त्वचा का तापमान उसी समय बढ़ जाता है। वह घबराया हुआ है, लेकिन केवल उन खास क्षणों में, काल ने समझाया। बकवास, आप वाकई उन्हें झूठ बोलते हुए देख सकते हैं। आपको ये हुनर सीखने में कितना समय लगा? काल मुस्कुराया। मैं ऐसे लोगों के बीच रहा हूं जो झूठ बोलने का कोई अच्छा कारण नहीं देखते, या वे ये बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि वे आपको सच नहीं बताने वाले हैं। इसलिए जब मैं लोगों को झूठ बोलने की कोशिश करते हुए देखता हूं तो उनकी हरकतें बिल्कुल अस्वाभाविक लगती हैं और यह मुझे डराने वाली बात लगती है। वह कौशल मुझे पोकर टेबल पर बहुत धनवान बना देगा, लेकिन सोने की टाई वाले उस आदमी के बारे में क्या? क्या उसके पास कोई सुराग है? नाथन ने पूछा। एक व्यावसायिक प्रतियोगी। हम देखते हैं।
वह आत्मविश्वासी है, मुझे वास्तव में उससे कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं दिखती। या तो वह झूठ नहीं बोल रहा है या वह इसमें बहुत अच्छा है। काल ने उत्तर दिया। यही वह बात है जिसकी मुझे चिंता थी। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को एक नया वाणिज्यिक विकास पेश कर रहा है जो सुनने को तैयार हो, और उसने इसे स्वयं वित्तपोषित किया है। यदि वह कोई घोटाला कर रहा था तो यह आपको स्पष्ट होना चाहिए था, क्योंकि यह उसके स्वयं के पैसे से चल रहा है। क्या आपके पास नाम के विकास के लिए कोई योजना थी? रॉयल रैंक एलीट कुछ समय बाद बहुत अधिक धन कमाते हैं, इसलिए यदि आप कोई समुदाय बनाना चाहते हैं या कहीं ऊंची इमारत बनाना चाहते हैं तो यह आपके बजट में आने में अधिक समय नहीं लगेगा, और हम न केवल वित्तपोषण में आपकी मदद कर सकते हैं बल्कि परमिट और कानूनी अवरोधों में भी मदद कर सकते हैं जो अक्सर विकास में देरी करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया। मुझे इसके बारे में सोचना होगा। मैंने वास्तव में शहरों में इतना समय नहीं बिताया है कि मैं जान सकूं कि किस तरह का विकास क्षेत्र और मेरे लिए सबसे उपयुक्त होगा। मैं एक बीस्ट मास्टर हूं, इसलिए प्रकृति के प्रति अधिक अनुकूल कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप बाद में मेरे बारे में और खबरें देखते हैं तो मेरे काम के लिए मेरी योजनाएं मुझे और अधिक स्पष्ट कर सकती हैं। मुझे नहीं पता कि यह मुझे आगे कहां ले जाएगा। बैंकर ने सिर हिलाया और अपने महंगे सूट कोट को ठीक किया। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके काम से जुड़ा हो या जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे उनसे जुड़ा हो। ये समझ में आता है, हर कोई अपने नाम पर राजधानी में एक ऐतिहासिक इमारत नहीं चाहता है। मुझे बताया गया है कि आप पहले ही प्रिंस कॉबिन से मिल चुके हैं और उन्होंने स्पेलेब्लेड के लिए वह संप्रदाय परिसर बनाया था। वे सीमा के पास एक प्राचीन मठ में हुआ करते थे, लेकिन यह नए छात्रों के लिए बहुत खतरनाक हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सभी लोगों को स्थानांतरित कर दिया। ये वास्तव में एक बढ़िया विचार है। शायद अगर भविष्य में और भी बीस्ट मास्टर्स होंगे तो मैं उन्हें ऐसी जगह पर स्थापित कर सकता हूं जहां पालतू जानवरों को पाला जाता है, ताकि उन्हें दुर्लभ राक्षसों की तलाश में जंगल में न जाना पड़े या यह अनुमान न लगाना पड़े कि उनके पहले जानवर का कौशल क्या होगा। काल ने सुझाव दिया। क्या आपको वाकई लगता है कि भविष्य में आपके निशान जैसे और भी होंगे? काल के पीछे से किसी ने पूछा। मुझे लगता है अब जब एक है तो अन्य होने की संभावना है, लेकिन रेंजर्स जैसे समान वर्ग भी हैं जो एक जीवित साथी के साथ जुड़ते हैं। उनमें से अधिकांश एक सामान्य जानवर के साथ जुड़ते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वे इसके बजाय एक अपेक्षाकृत शांत राक्षस के साथ जुड़ सकें? उन्हें शिकार करने वाले कुत्ते के बजाय वारबियर जैसी किसी चीज़ का लाभ मिलेगा। यदि वे ऐसे राक्षसों को खोजने में सक्षम होते जो पहली बार अकादमी में प्रवेश करने पर जंगली और क्षेत्रीय नहीं थे, तो यह उनकी प्रगति में उल्लेखनीय अंतर ला सकता है। उन्होंने समझाया। आप अभिजात वर्ग के विकास में सहायता करने के लिए काफ़ी समर्पित हैं। क्या आप अभिजात वर्ग विकास ब्यूरो में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं? आदमी ने पूछा। कर्नल वैलेरी मेरे अच्छे दोस्त हैं और कमांडर मोर्गाना, जो जल्द ही राजकुमारी मोर्गाना बन सकती हैं यदि मैं उनकी शक्ति का सही आकलन कर रहा हूं, एक एजेंट हैं और मेरी टीम की सदस्य हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर ब्यूरो में शामिल होने के लिए यह मेरी तत्काल योजनाओं में नहीं है। आगंतुकों को यह नहीं पता था कि काल के स्वतंत्र रुख के साथ क्या करना है, और आदमी ने केवल अस्पष्ट रूप से सिर हिलाया क्योंकि वह काल के वर्तमान गठबंधनों को निर्धारित करने में विफल रहा। मुझे डर है कि मैं आपका नाम भूल गया, काल ने तब जोड़ा जब आदमी ने कुछ और नहीं कहा। ओह, मेरी माफ़ी, मैं मिलिट्री फाइनेंस कमेटी का निदेशक जोन्स हूँ। हम रक्षा विभाग का हिस्सा हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि राष्ट्र की रक्षा करने वालों की ज़रूरतों के लिए धन का उचित आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने समझाया। यह एक मूल्यवान काम है निदेशक। जहां तक मैं बता सकता हूं, आपकी समिति ने बेहतरीन काम किया है। कोई भी व्यक्ति यह उम्मीद नहीं करता कि धन अंतहीन होगा, लेकिन मैं जिन स्थानों पर तैनात रहा हूं उनमें से किसी में भी आपूर्ति की कमी नहीं थी। अध्याय 392 धनवानों को प्रभावित करें। एक बार जब सैन्य वित्त निदेशक ने बर्फ को तोड़ा और उन्हें एक रैंकिंग अभिजात वर्ग के साथ बातचीत करने का तरीका दिखाया जो गुटों का चयन नहीं कर रहा था, तो अधिक राजनेता समान विचारों के साथ आने लगे। उन्होंने उसे अपने साथ शामिल होने के लिए बेचने की कोशिश नहीं की या अपने विशेष स्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने केवल वर्तमान घटनाओं पर चर्चा की जो काल को अग्रिम पंक्ति में याद आ रही थी, या उन्होंने दूसरों द्वारा किए जा रहे काम की प्रशंसा की यदि वह विषय से संबंधित था, और यह सुनिश्चित किया कि काल कम से कम उनके चेहरे को पहचान सके यदि वह उन्हें फिर से देखता है। आप जानते हैं, मेरे पास कुछ समय से एक सवाल है। उन्होंने इन रैंकों को राजकुमार, राजा और अधिपति क्यों कहा? क्या ये थोड़ा बहुत अभिमानी नहीं है? ऐसा नहीं है कि मैं अगली बार आगे बढ़ने पर गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का राजा बनने जा रहा हूं, काल ने टिप्पणी की। एक रिपोर्टर ने हंसते हुए अपना पैर थूक दिया, जबकि सरकारी मंत्रियों ने थोड़ा और शिष्टाचार बनाए रखा। ये वास्तव में पुराने समय से उधार लिया गया है और अभिजात वर्ग के लिए नहीं बनाया गया है। आप देखिए, जादुई राज्यों में, साथ ही अधिकांश जानवर राष्ट्रों में, एक राजा रैंक जानवर या जादूगए क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है।
आमतौर पर ये केवल कुछ वर्ग किलोमीटर होता है, लेकिन यह उनका निर्विवाद क्षेत्र है। एक राजकुमार वहां नहीं है, लेकिन वे अपने क्षेत्र में अन्य जानवरों पर प्रभुत्व रखते हैं यदि उनके पास कोई मजबूत नेता नहीं है। लेकिन अधिपति वे हैं जिनके पास राजाओं को एक साथ काम करने के लिए मजबूर करने की शक्ति है। इसका कुछ भाषाओं में अनुवाद किया गया है, इसलिए ये सही नहीं हो सकता है, लेकिन ये फिलहाल काफ़ी अच्छा काम करता है। दिव्य जानवरों के लिए एक पूरी प्रगति है, लेकिन हमारे पास इस महाद्वीप पर उनमें से अधिकांश नहीं हैं। यहाँ उनका भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। उन्हें अधिक जादू वाले महाद्वीपों की आवश्यकता है, इसलिए हम शायद ही कभी अधिपति से ऊपर कुछ भी देखते हैं। लेकिन यदि आप अधिक व्यापक रूप से यात्रा करते हैं तो आपको ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जो मजबूत जानवरों द्वारा नियंत्रित या यहाँ तक कि आबाद हैं। आप नहीं करेंगे वहाँ बहुत से मनुष्यों को देखते हुए, हम उस पर जीवित रहने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली प्रजाति नहीं हैं, लेकिन अधिपति इस दुनिया में रैंकिंग में केवल आधे रास्ते पर हैं। निर्देशक जोन्स ने समझाया। मुझे याद है कि आर्कबिशप अधिपतियों से ऊपर टोटेम रैंक पर था। काल ने उत्तर दिया। आरोही रैंक पर एक बूढ़ा जादूगर, जिसे काल ने समाचार स्टेशन के निर्माताओं में से एक के रूप में पहचाना, ने विनम्रता से सिर हिलाया। हाँ, वह एक टोटेम रैंक पादरी है। अधिपतियों से एक रैंक ऊपर। माउंटेन जायंट्स के पास टोटेम रैंक के नेता भी हैं, जबकि दिव्य जानवर राष्ट्र एक रैंक आगे जाता है और उनके पास एक पौराणिक रैंक का ब्लैक ड्रैगन है जो उनका नेतृत्व करता है। इसलिए वे शायद ही कभी हम पर हमला करते हैं। यह मृत्यु के देवता का सेवक हो सकता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन समझते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में मौतें स्थिर दर पर जारी रहें, तो आपको एक स्वस्थ आबादी बनाए रखने की आवश्यकता है। ये निराशाजनक और उल्लेखनीय रूप से व्यावहारिक दोनों था। काल को यह एहसास नहीं था कि ब्लैक ड्रैगन स्थायी आबादी जैसी चीज़ों में रुचि रखते थे। बेशक वे पूरे क्षेत्र को नष्ट करने के लिए भी जाने जाते थे, 10 में से एक को अंधाधुंध मार देते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसलिए शायद उसने उनकी प्रकृति को गलत समझा था। हालांकि दूसरों को दिन के अपने पसंदीदा विषय पर वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो क्या इस बात का कोई संकेत है कि आपके बाकी जानवर कब आगे बढ़ेंगे? व्यापारियों में से एक ने पूछा। मैं कहूँगा कि एक दूसरा सप्ताह के भीतर रॉयल रैंक पर होना चाहिए, लेकिन बाकी दो कोई स्पष्ट संकेत नहीं दे रहे हैं। काल ने उस रात लगभग 10वीं बार समझाया। वह आदमी मुस्कुराया। आपका यह वर्ग युद्ध में परमाणु बम गिराने जैसा है। आप एक एलीट हैं, लेकिन जब आप सामने आएंगे तो एक साथ 5 रॉयल रैंक के खतरे होंगे। दिग्गज एक मजबूत एलीट के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम रॉयल रैंक के दिग्गज के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जब जानवर बाहर आते हैं तो ये युद्ध की स्थिति में एक ज़बरदस्त बदलाव होता है। काल ने सिर हिलाया। किसी खतरे से निपटने के लिए कमांडरों की एक टीम के साथ एक विशेष रूप से मजबूत रॉयल रैंक नेता को भेजने के फायदे हैं। हम वास्तव में मजबूत एलीट से भरे हुए नहीं हैं, इसलिए जब हमें ऐसा करने की ज़रूरत न हो तो जोखिम न लेना बेहतर है। डायरेक्टर जोन्स उत्साहित दिखे क्योंकि यह उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में वापस आ रहा था। हालांकि वे वास्तव में केवल आपूर्ति के प्रभारी थे, सैन्य तैनाती के नहीं। आपके पास इस बारे में कोई विचार है कि टीमों को सबसे अच्छे तरीके से कैसे भेजा जाए? उन्होंने पूछा। ये सिर्फ एक विचार है जो खतरों से निपटने की क्षमता के बारे में मेरे मन में आया। आप देखिए, अगर आप किसी रैंक के उच्च स्तर पर मौजूद नेता को उसके एक रैंक नीचे की टीम के साथ भेजते हैं, तो आपके पास अनुमानित स्तर से ऊपर के किसी आश्चर्यजनक खतरे से निपटने का सबसे अच्छा मौका होता है। इसलिए अगर आप एक मजबूत आरोही नेता को एक जागृत टीम के साथ भेजते हैं, तो वे संरचना में बदलाव किए बिना कुल मिलाकर सुरक्षित रहते हैं। फिर जब वे आरोही तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक मजबूत कमांडर के साथ तब तक भेजें जब तक कि वे रैंक में और ऊपर न पहुंच जाएं और अपने से नीचे की रैंक की टीम को न संभाल लें, या उन्होंने अपनी खुद की एक मजबूत टीम बना ली हो। जो टीमें एक दूसरे को जानती हैं वे अभी भी सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन यादृच्छिक समूहों के लिए उनके रैंक के शीर्ष पर नेता होना सबसे अधिक समझ में आता है, न कि नीचे। अगर हम इसे इसी तरह से करते रहें तो उन सभी को अपने रैंक पर एक मजबूत नेता के साथ लड़ने का अनुभव होगा। इसलिए जब वे टीम नेतृत्व की स्थिति लेते हैं तो वे पहले से ही उन खतरों के लिए प्रशिक्षित होंगे जिनसे वे टीम की रक्षा करने के लिए हैं। काल ने अपने विचार को विस्तार से बताया, जबकि उनमें से कुछ अभिजात वर्ग और जादूगर प्रभावित दिखे। निर्माता ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी थपथपाई। आप जानते हैं, अधिकांश स्थिर समूह पहले से ही ऐसे ही होते हैं। या तो नेता अपने रैंक के शिखर पर है, या उनके पास ऐसे कौशल हैं जो उन्हें युद्ध में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी बनाते हैं, जैसे स्पेलब्लेड, मैजिकल नाइट्स या आपके बीस्ट मास्टर जैसे दुर्लभ वर्गों वाले एलीट। काल ने सिर हिलाया। उनकी टीम में ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो नेतृत्व की स्थिति के लिए उपयुक्त होंगे, लेकिन वे एक साथ बेहतर थे। वे काफ़ी समय से एक साथ काम कर रहे थे, या मोर्गाना की तरह वे अपनी भूमिका में इतने स्वाभाविक रूप से फिट हो गए कि उनके कौशल को क्या करना चाहिए इसमें कोई घर्षण या ओवरलैप नहीं था। अपने नए कौशल के साथ काल एक ऐसी आरोही टीम के बारे में नहीं सोच सकता था जो उनका नेतृत्व करने के लिए खुशी से उसका दाना चुरा न ले।
एक बार जब वह अन्य शूरवीरों की तरह एक आंदोलन कौशल में महारत हासिल कर लेती तो वह अपने गोलेम का समर्थन करते हुए युद्ध में अविश्वसनीय रूप से घातक हो जाती। एक मौका था कि वह पहले से ही एक जानती थी। उसके पास जो कौशल थे वे थे डिसेप्शन ब्लेड और विंडवॉकर कॉम्बैट स्टाइल, जो थोड़ा अस्पष्ट था। इसमें आंदोलन कौशल के साथ साथ युद्ध कौशल भी शामिल हो सकते हैं। नाम को देखते हुए उन्हें अभी तक नए कौशल का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी, और पुस्तक के साथ भी अलग तरीके से सोचने की आदत डालने में कुछ दिन लग सकते हैं ताकि आप एक जादूगर के रूप में करीबी मुकाबले में लड़ सकें। अन्य सभी ने ऐसे कौशल प्राप्त किए थे जो उनकी मौजूदा क्षमताओं के अधिक समान थे, शायद ओफेलिया को छोड़कर। उसका नया रूप एक डायबियर था, जो मूल रूप से एक बड़ा वारबियर था। काल ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्रोधित होने पर वह चीज़ लड़ाई में कैसी दिखती है। उसके दिमाग में ये कार्टून सुपरहीरो स्मैश की तरह होगा, एक बेवकूफ़ गेमर बच्चा जो क्रोधित होने पर बहुत बड़ा और नीला हो जाता है। केवल वह जब क्रोधित होगी तो बहुत बड़ी और रोएदार होगी। अध्याय 393 डग और हॉक शोडाउन। कैमरा लोगों द्वारा सभी के आपस में मिलते जुलते शॉट्स लेने के लिए इधर उधर भागने के 1 और घंटे के बाद सभा टूट गई। काल के आपस में मिलने जुलने की अनिच्छा ने वास्तव में उनके जीवन को आसान बना दिया, क्योंकि वह कई शॉट्स की पृष्ठभूमि में एक समूह के साथ था और उसे बस व्यक्तिगत फोटो के लिए उनके बीच जाना था। उन्हें हर किसी के साथ फोटो की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही कि वे कई लेखों को अपनी पसंद के हिसाब से भर सकें। इसके विपरीत लोट्स जैसे अतिसक्रिय लोगों की ठीक से फोटो खींचना मुश्किल था, क्योंकि वे गायब हो जाते थे या बार बार उन्हीं लोगों के साथ दिखाई देते थे। इसलिए आप कभी भी उन लोगों के साथ फोटो नहीं खींच सकते थे जिन्हें आप चाहते थे। वे शाम को 100 लोगों से बात करते थे, लेकिन हर बार जब कैमरा उन्हें पकड़ता था तो वे उन्हीं लोगों के साथ होते थे। अगर वे बहुत ज़्यादा पोस्ट करते तो इससे सिर्फ घोटाले ही होते। उबे हुए लोग एक अतिसक्रिय प्रकृति की पुजारी को सभी मज़ेदार लोगों से बात करते हुए नहीं देखेंगे। वे एक विवाहित राजनेता को कई तस्वीरों में एक बहुत छोटी महिला के साथ देखेंगे, जैसे कि वे एक जोड़े हों। लोट्स उस स्थिति में मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे लोगों से दूर रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, और बॉब या टैंक की बाहों में उसकी कई तस्वीरें थीं ताकि वह देख सके कि क्या हो रहा है। काल को उन पत्रकारों के लिए लगभग तरस आ गया जिन्हें नुकसान को नियंत्रित करना था, ताकि वे ऐसी अफवाहें न फैलाएं जिससे रैंकिंग एलीट या उनके बॉस उन पर चिल्लाएं। प्रिंस काल, क्या हम एक आखिरी फोटो ले सकते हैं? काल के अपने समूह के साथ जाने पर एक रिपोर्टर ने पूछा। बेशक। वे सभी एक समूह के रूप में मुड़े और काल ने डाना के कंधे पर हाथ रखा जबकि वह उसके खिलाफ झुकी हुई थी। डग ने मोर्गाना के साथ भी ऐसा ही किया था, जो इस समय इतनी नशे में थी कि वह उस पर चिल्ला नहीं रही थी, जबकि अन्य लोग जोड़ों के चारों ओर खड़े थे। आप सभी का धन्यवाद। शानदार शाम हो। क्या आप सुबह सामान्य मेस हॉल में होंगे? रिपोर्टर ने पूछा। शायद। हम आज की प्रगति के बाद कल फिर से व्यस्त हो सकते हैं, काल ने समझाया। रिपोर्टर उन्हें छोड़कर चले गए और काल का विस्तारित समूह, जिसमें मैकेंजी भाई और मोर्गाना शामिल थे, शाम के लिए किले में लौट आए। अब जबकि उनके पास झूले थे, तीनों तब से शिक्षकों के छात्रावास में शाम के लिए वापस नहीं आए थे, और काल ने उन्हें दोष नहीं दिया। वे टैंक के साथ एक ही छात्रावास के तंबू में थे, और अगर बड़े बेर्स्कर की सुबह की छुट्टी होती तो काल मेस हॉल से उसके खर्राटे सुन सकता था। जिन लोगों की सुनने की क्षमता बढ़ गई थी, उन्हें शिविर में सोने के लिए कष्ट उठाना पड़ता था या ईयरप्लग का उपयोग करना पड़ता था। उन्हें अगले दिन छुट्टी थी और काल सोने के लिए उत्सुक थे, लेकिन सुबह सबसे पहले जोरदार जश्न की आवाज़ ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया। वहाँ क्या हो रहा है? उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए अपना सूट पहना और अपने झूले से बाहर निकला। अजीब बात यह है कि किले में कोई नहीं था, वे सभी बाहर थे, जमीन पर एक घेरे में इकट्ठे हुए थे, जबकि हॉक और डग एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके बीच में लताएं थीं जो आग की दीवार से अवरुद्ध थीं, और वे दोनों प्रतिस्पर्धा करते हुए शक्ति से भर रहे थे। उन्हें सुबह 6 बजे से पहले शक्ति खेल की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, यह एक रहस्य था, लेकिन वे इसके लिए समर्पित थे, और हॉक अपने काम पर इतना केंद्रित था कि काल उससे कोई भी विचार नहीं उठा पा रहा था। काल प्रवेश द्वार पर बैठ गया और चुनौती को देखा, जबकि अन्य जानवर सो रहे थे। हॉक और डग दोनों रॉयल रैंक उन्नति की सीमा पर थे, और उनकी प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए लग रही थी। लताएं बड़ी और सिकुड़ती रहीं, जबकि लपटें रंग बदलती रहीं, एक दूसरे के अनुकूल होती रहीं और गतिरोध बनाए रखा। लपटें एक नए स्थान से फूटती, डग की ओर बढ़ती, केवल एक नई लता द्वारा रोकी जाती, या एक नई लता आग के गोले द्वारा रोकी जाती, जिससे हर बार जब उनमें से कोई थोड़ा आगे बढ़ता तो संघर्ष का घनत्व बढ़ जाता। ऐसा लग रहा था कि वे जो भी प्रगति कर रहे थे वह एक दूसरे को संतुलित कर रही थी, कम से कम पहले कुछ मिनटों के लिए। फिर हॉक का शरीर बड़ा होने लगा और उसके पंख लपटों से पारदर्शी होने लगे। आग की दीवार अब कांटेदार लताओं को पीछे धकेल रही थी, और डग का माथा पसीने से लथपथ था, क्योंकि वह अपनी अधिकतम शक्ति उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा था।
फिर हॉक का ज्वाला शरीर लाल नारंगी से गहरे सिंदूरी रंग में बदल गया और उसकी शक्ति बढ़ गई क्योंकि उसके शरीर का आकार कोंडोर से बढ़कर लगभग 5 मीटर हो गया और उसके पंख आग की एक राजसी लहर में फैल गए। डग की शक्ति भी बढ़ रही थी और एक नर्म हरी रोशनी ने उसकी लताओं को घेर लिया जो जल रही थीं। अब वे धीरे धीरे खुद को ठीक कर रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से नहीं, और केवल कुछ सेकंड में हॉक ने उसे हरा दिया और लपटें उस बाधा से टकरा गईं जो दाना ने पादरी के ऊपर रखी थी। उन दोनों ने अपनी सफलता से प्रसन्न होकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और काल ने सोचा कि क्या डग रॉयल रैंक तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। हॉक ने स्पष्ट रूप से उन्नति की थी क्योंकि उसके पंख बदल गए थे। यह अधिकांश राक्षसी हॉक प्रजातियों की एक विशेष विशेषता थी जिसमें वे आकार से नहीं बल्कि रंग से पहचाने जा सकते थे। यह उनके लिए विंडस्पीड हॉक के रूप में सच था और अब ड्रैगन हॉक के रूप में। लेकिन नए पंख शानदार थे। वे सचमुच ठोस आग से बने थे जहां तक काल बता सकता था। वे अभी भी पंख की तरह दिखते थे, लेकिन अपारदर्शी भाग कागज की तरह पतला था और पंख का बाकी हिस्सा गहरे सिंदूरी लाल लपटों से भरा था। लोट्स डग पर चढ़ गई, उसकी नाक को उसकी थोड़ी से सेंटीमीटर दूर रखते हुए उसके पैरों को पार करके बैठी, जैसे कि उनके बीच कम दूरी उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। क्या तुमने कोई नया कौशल सीखा? जब मैंने हाई प्रीस्टेस बनाया तो मुझे एक नया कौशल मिला, क्या हमें रॉयल में एक और कौशल मिलेगा? उसने पूछा। डग ने उसे दबाया और लोट्स भ्रमित होने से पहले हरी रोशनी से चमक उठी। इसने क्या किया? यह एक पुनर्जनन मंत्र है। यह मुझ पर और मेरे जीवित लक्ष्यों पर लागू होता है। इसमें स्वाभाविक रूप से मेरी बुलाई गई बैलें शामिल हैं और यही आपने देखा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने यह उल्लेख नहीं किया कि आपको कमांडर रैंक पर एक मंत्र मिला है। आपको क्या मिला? लोट्स ने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और हॉक को ध्यान से सहलाने की कोशिश करने लगी। उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में जल रहा था या ऐसा लग रहा था, और यह पता लगाने का एक आसान तरीका था। जवाब नहीं दूंगी, डग ने पूछा। बाद में, यहाँ एक रॉयल रैंक पंख वाला दोस्त है और मुझे पता लगाना है, उसने जवाब दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और डग हंस पड़ा। हॉक ने पुजारी को झुलसने से बचाने के लिए आग की लपटों को समायोजित किया और उसके हाथ के नीचे आग की लपटें मंद पड़ गईं, और लोट्स गर्व से मुस्कुराया, फिर उसकी आस्तीन के सुलगते हुए हिस्सों को ठीक करने से पहले उसे बुझा दिया। तो वे जल सकते हैं, लेकिन वे जल भी नहीं सकते। यह आकर्षक है। तुम एक सुंदर बाज हो, उसने कहा, जबकि पक्षी गर्व से सीधा हो गया और अपने बड़े हुए आकार और राजसीपन को दिखाने के लिए अपने पंख फैलाए। लोट्स मेरी सराहना करता है। ओह, तुम सोचते हो कि क्योंकि मैं उन्हें बाधित नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे तुम पर गर्व नहीं है। मैं बाद में तुम्हारे पंखों को जितना चाहो उतना संवार दूंगा, उन्हें अपना मजा लेने दो। काल ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। आज सुबह उनका छोटा सा प्रयोग किसी की नज़र में नहीं आया था, और काल ने देखा कि पृष्ठभूमि में दर्जनों शिक्षक घूम रहे थे, साथ ही कुछ समाचार कैमरे और सैन्य वित्त समिति के निदेशक जोन्स भी थे। बाहर अभी भी लगभग अंधेरा था, सूरज अभी क्षितिज पर भी नहीं निकला था, इसलिए शिविर का अधिकांश हिस्सा अभी भी सो रहा था। लेकिन ऊर्जा ने प्रभारी किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने कैमरे भेजे थे। हॉक, शिविर के ऊपर से एक चक्कर लगाओ। कैमरे चल रहे हैं और यह वास्तव में दुनिया के लिए अपने राजसी पंखों को दिखाने का तुम्हारा मौका है, काल ने सुझाव दिया। हॉक ने लोट्स को एक दोस्ताना हेडबट दिया और फिर आकाश में उड़ गया। उसके पंखों की चमकती लपटों ने आकाश को रोशन कर दिया क्योंकि हॉक ने अपनी उपस्थिति को बढ़ाने और खुद को देखने में आसान बनाने के लिए फ्लेमिंग बॉडी का उपयोग किया। 5 मीटर के पंखों के साथ, काल ने अनुमान लगाया कि हॉक का वजन अब 15 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। एक विकसित विंडस्पीड हॉक के लिए वास्तव में असाधारण है, और सुबह के धुंधलके में उड़ते समय उसने अपने पीछे जो आग का निशान छोड़ा, उसने कैमरों के अनुसरण के लिए सुंदर पैटर्न बनाए। डग ने लोट्स को देखकर मुस्कुराया। अब मैं समझ गया, तुम हॉक के पल पर कदम नहीं रखना चाहते थे। हम तुम्हारे नए मंत्र पर बाद में चर्चा कर सकते हैं, ऐसा मत सोचो कि मैं भूल जाऊंगा। तुम कभी भी चीज़ों के बारे में नहीं भूलते, तब भी जब तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भूल जाना चाहिए। लोट्स ने मुंह बनाया। डग और टेसा दोनों हंस पड़े, ये जानते हुए कि वह अपने प्रशिक्षण के वर्षों से किसी चीज़ का जिक्र कर रही थी। हालांकि हॉक शानदार है, अब रॉक्स भी हमें आसमान से चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। डग सहमत हो गया। अध्याय 394 बैग और कौशल। काल ने अपने मानसिक स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब हॉक के आगे बढ़ने के बाद थोड़ा शांत हो गया था। वे सभी एक ही रॉयल रैंक मानक पर थे और वह एक और जोड़ने की संभावना महसूस कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मानसिकता बनाने वाली सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया, उसे कुछ नया मिला। वहाँ एक साधारण सफ़ेद कपड़े का थैला था। काल ने एक पल के लिए उसे देखा, ये सोचकर कि यह कहाँ से आया है। उसे याद नहीं था कि उसे कोई बाउंड स्टोरेज बैग मिला था। अरे, क्या किसी और के पास भी उनके बंधे हुए सामान में बैग है? गिया का एक टुकड़ा, लेकिन सिर्फ एक सफ़ेद कपड़े का बैग? काल ने पूछा।
जब सभी ने जांच की तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर दाना की हैरानी भरी सांसें फूट पड़ीं। ये कहाँ से आया? इसलिए मैंने तुमसे पूछा। मुझे याद नहीं है कि मुझे कोई बंधा हुआ बैग मिला था। क्या ये ट्रायल से था? मोर्गाना ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। क्या कोई और ध्यान नहीं दे रहा था? वहाँ 3 संदूक और सबके लिए एक बैग था। हमने संदूक खोले, फिर बड़े चमकदार बॉक्स से विचलित हो गए और बैग हमारे बंधे हुए सामान में गायब हो गए। मैंने अपना बैकपैक और अतिरिक्त ज़रूरी सामान पहले ही उसमें रख दिया है। बैग में जितना दिखना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सामान है। काल अपने झूले पर वापस गया और अपना बैकपैक पकड़ा, फिर उसे उस बैग में डालने पर ध्यान केंद्रित किया जिससे वह बंधा हुआ था। पूरा पैक गायब हो गया। हालांकि यह सफ़ेद बैग से 3 गुना बड़ा था जब यह उसके दिमाग से बाहर था, और काल ऊपर से देख सकता था कि उसके पास अभी भी लगभग आधी जगह बची हुई थी। वह बैग शानदार है। उसने ज़मीन पर मौजूद भीड़ को पुकारा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उन्हें गश्त के दौरान बैग लेकर घूमना नहीं पड़ेगा, या लड़ाई के दौरान बैग के क्षतिग्रस्त होने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, या लड़ाई के लिए बैग उतारने के बाद उन्हें कुचले जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही काल अब अपनी निजी वस्तुएं रख सकता था, न कि केवल वे चीज़ें जो किसी जानवर के लिए उपयोगी हों। वह वास्तव में वज़न या बैग की जगह की चिंता किए बिना रोज़मर्रा की उपयोगी वस्तुएं ले जाने में सक्षम होगा। खैर, बैग में पहले से ही ज़रूरी सामान होने के कारण उसे अभी भी जगह की चिंता करनी होगी, लेकिन उतनी नहीं। जब काल सीढ़ी से नीचे उतरा और डग को उसकी उन्नति के लिए बधाई देने के लिए दूसरों के साथ शामिल हुआ, तब भी बाहरी लोग हॉक से विचलित थे। जैसे ही सूरज आसमान में ऊपर चढ़ा, हॉक वापस आया और काल को एहसास हुआ कि उन्होंने किले में अकेले एक शांत नाश्ता करने के लिए बहुत ज़्यादा तमाशा खड़ा कर दिया था। उन्हें नाश्ते के लिए मेहमानों के साथ शामिल होना था, लेकिन वे अनुमान लगाने का खेल खेल सकते थे और देख सकते थे कि किसी को यह एहसास होने में कितना समय लगता है कि डग की आभा बदल गई है और वह ग्रीन ड्रैगन, प्रकृति देवता का रॉयल रैंक पुजारी है। जब वे वापस आए तब तक शिविर व्यस्त था, क्योंकि सभी को एहसास हो गया था कि हॉक आगे बढ़ गया है और यह उस सुबह अकादमी में चर्चा का विषय था। वह आकाश में उनकी आंखें थीं और सभी जानते थे कि काल बाकी छात्रों को उनसे स्काउटिंग जानकारी भेज रहा था। इसलिए ये तथ्य कि वह अब रॉयल रैंक का था और संभवतः दुश्मन की हरकतों का पहले से पता लगाने में उससे भी अधिक सक्षम था, छात्रों को उत्साहित करने वाला था। सैनिक रॉयल रैंक की किसी भी चीज़ को लाइन में पाकर खुश थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कोई एलिट है, कोई विदेशी जादूगर है, या कोई दोस्ताना राक्षस है। उसे बस उनकी टीम में होना था। अधिकांश आगंतुक पहले से ही पैक कर चुके थे, उनके बैग उनके बगल में रखे हुए थे और कार्गो क्रू बसों में उपकरण लोड कर रहे थे ताकि वे निकटतम सुरक्षित हेलीपैड पर वापस जा सकें। क्षेत्र की सुरक्षा में अतिरिक्त आत्मविश्वास के साथ भी वे अभी भी सार्वजनिक हस्तियों को सीमा संघर्ष के इतने करीब से उड़ान भरने का जोखिम नहीं उठाने वाले थे जब वे उन्हें उनकी यात्रा के अंतिम घंटे के लिए बस से सुरक्षित रूप से भेज सकते थे। डाइनिंग हॉल शिफ्ट पर जाने वाले एलीट से भरा हुआ था और हर कोई कल की कहानियों में इतना तल्लीन था कि अपनी मेज के बाहर अन्य समूहों पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए काल को यथोचित रूप से यकीन था कि उसे किसी के ध्यान में आने का इंतजार करना होगा। और रुको, उन्होंने ध्यान दिया। जब तक भोजन समाप्त हुआ तब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था और फिर समूह मोर्गाना के साथ प्रशिक्षण टैंक में से एक में चला गया, जबकि बॉब एक कक्षा पढ़ाने के लिए चला गया और डग उपचार कोर में मदद करने के लिए चला गया। हमेशा चोटें चलती रहती थीं, इसलिए सभी पादरी जो खाली समय में थे मदद करने के लिए चले गए, और डग को अभी अभी एक नई पुनर्जनन क्षमता मिली थी जो ऐसा लग रहा था कि यह काफ़ी शक्तिशाली होगी। लोट्स उसके पीछे पीछे चला गया, नोट्स लेने के लिए तैयार, जबकि काल अपने भूगोल के पाठ लेने के लिए तैयार था और दाना को जादुई शूरवीरों द्वारा उनके नए कौशल का अभ्यास करने के लिए खींच लिया गया था। आपको अपने नए कौशल का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है ना? मोर्गाना ने पाठ्य पुस्तकें निकालते हुए पूछा। मैं कवच के साथ पहले से ही काफ़ी अच्छा हूँ और दूसरा कौशल प्रति जानवर एक बार है। मैं उन पर इसका उपयोग तब तक नहीं करने जा रहा हूँ जब तक कि वे पूरी तरह से मृतन तक नहीं पहुँच जाते। यदि वे किसी अड़चन पर पहुँच जाते हैं और वे बस इसे पार नहीं कर पाते हैं, भले ही अन्य लोग इसे पार कर लें, तो मैं उन्हें विकसित होने और आगे बढ़ने देने के लिए कौशल का उपयोग करूँगा। उम्मीद है कि उन्हें इतना आगे ले जाऊँगा कि वे मुख्य समूह में फिर से शामिल हो सकें, काल ने समझाया। मोर्गाना ने सिर हिलाया। अच्छा, तो आप समय पर पाठ जारी रख सकते हैं। अब हमें बस एक पाठ पूरा करने की ज़रूरत है जब बाकी छात्र आपके लिए प्रश्न लेकर आएं। प्रसिद्ध होना आसान नहीं है। बस रुकिए, आपको पता चलने वाला है। मुझे लगता है कि आप पहले से ही अड़चन पर हैं, इसलिए अब जब आपके पास नए कौशल हैं तो आप निश्चित रूप से रॉयल रैंक प्राप्त करने जा रहे हैं। मोर्गाना उत्सुक दिखी। कौशल का इससे क्या लेना देना है? यह एक सिद्धांत है जिसे जानवरों और मैंने तैयार किया है। रॉयल रैंक वाले सभी प्राणियों में एक बात आम है कि उनके पास एक ऐसा कौशल है जो उनकी जाति के लिए सामान्य नहीं है। रॉयल रैंक या उससे ऊपर के स्तर पर मिले अभिजात वर्ग के बारे में भी यही सच लगता है। उन सभी के पास एक ऐसा कौशल है जो उनके मूल किट का हिस्सा नहीं है।
इसलिए अब जब आपने परीक्षण से कुछ नए कौशल प्राप्त कर लिए हैं तो आपके लिए बाधा से गुजरना बहुत आसान हो जाना चाहिए। छात्र बात करते समय अंदर आए और चुप रहे ताकि वे इस महत्वपूर्ण चर्चा में बाधा न डालें। हर कोई जानना चाहता था कि रॉयल रैंक हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, और काल ने रैंक एडवांसमेंट की उनकी समझ पर परमाणु बम के बराबर का वार किया था। कक्षा के अधिकांश जादूगरों ने मान लिया था कि यह केवल क्षमता का मामला था, कि अधिकांश अभिजात वर्ग कमांडर रैंक पर अटक गए क्योंकि वे उतने ही अच्छे थे। लेकिन क्या होगा अगर यह उनके नए रैंक के अनुकूल कौशल की कमी का मामला था? अगर उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा कौशल चाहिए जो रॉयल रैंक तक जा सके, तो उनके प्रशिक्षण के पीछे की पूरी रणनीति बदलनी होगी। या शायद उन सभी के लिए नहीं। उनमें से एक लाइटनिंग एलिमेंट मैच था और अब उसके पास चेन लाइटनिंग थी। काल द्वारा इसे शिलालेखवादियों को दान करने के लिए धन्यवाद। अध्याय 395 दाना का प्रशिक्षण दिवस। जब काल इतिहास की कक्षा में था, दाना अपने द्वारा सीखे गए नए कौशल में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। विघटन ब्लेड एक सरल था क्योंकि यह उसी तरह काम करता था जैसे उसने काल को अपनी तलवार पर अपनी बाधाओं को बढ़ाते हुए देखा था, सिवाय इसके कि इसे शुरू करने के लिए ब्लेड की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस उस हथियार के आकार पर ध्यान केंद्रित करना था जो वह चाहती थी, और मंत्र झिलमिलाते बैंगनी और चांदी की ऊर्जा से एक हथियार बना देगा। ये जितना सुंदर था उतना ही घातक भी था, और ऐसा लगता था कि यह जिस किसी चीज से टकराता था वह बिना किसी वास्तविक प्रतिरोध के अलग अलग टुकड़ों में गिर जाती थी। केवल जब यह एक जादुई बाधा से टकराता था तो यह प्रतिरोध प्रदान करता था, उसके हाथ में एक ठोस ब्लेड की तरह काम करता था। लेकिन विंडवॉकर कॉम्बैट स्टाइल की हरकतें एक बहुत अलग कहानी थीं। वह ठीक से जानती थी कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन उसका शरीर पहले कभी उस तरह से नहीं हिला था। उसने मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी, किसी तरह की शक्ति प्रशिक्षण या आत्मरक्षा पाठ्यक्रम भी नहीं किया था। जब वह छोटी थी तब पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते समय वह सबसे ज्यादा मुक्केबाजी के करीब पहुंची थी। जब से वह अकादमी में आई थी तब से उसने बहुत ज्यादा नृत्य कक्षाएं ली थीं, लेकिन इस समय वह चाहती थी कि उन पाठ्यक्रमों में जिम्नास्टिक को शामिल किया जाए। युद्ध शैली सिर्फ तलवारबाजी की शैली नहीं थी, इसमें मूवमेंट स्किल्स और किक्स भी शामिल थे, और आधे घंटे के बाद उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने लगा जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। शायद मैं थोड़े से रिफ्रेशिंग लाइटनिंग मुझ पर डालने के लिए कहूँ, उसने सुझाव दिया, और जादुई शूरवीरों के साथ आराम करने के लिए नीचे झुक गई। इसे तब के लिए बचाकर रखें जब आप युद्ध में हों। आपको अपनी सभी मांसपेशियों को बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी इच्छानुसार लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, ताकि अगर आपका समूह बदल जाए या आपको अलग से लड़ना पड़े तो आप किसी ऐसे कौशल पर निर्भर न हो जो उपलब्ध न हो। शूरवीरों में अकेली महिला, जिसका नाम उसे पता था, रूथ, ने उसे बताया। इस तरह से लड़ना सीखने के लिए आपने कितने समय तक प्रशिक्षण लिया? दाना ने पूछा। उम्मीद है कि उत्तर बहुत लंबा नहीं होगा। रूथ मुस्कुराई और दाना ने अन्य शूरवीरों को उनके हेलमेट के नीचे हंसते हुए सुना। जादुई शूरवीरों को उन छात्रों में से चुना जाता है जिन्हें अनाथालयों में बचपन से ही उन्नत प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। वे जो प्रशिक्षण लेना, लड़ना पसंद करते हैं, या जो दिव्य इंजेक्शन के बिना जादू के लिए एक प्राकृतिक योग्यता दिखाते हैं। हम सभी रेड ड्रैगन अनाथालयों से आए थे और हम सभी स्कूल शुरू करने से पहले से ही सैनिक बनने का प्रशिक्षण ले रहे थे। ये केवल भाग्य का खेल था कि हम सभी जादूगर बन गए और फिर खुद को जादुई शूरवीरों में शामिल होने के योग्य साबित किया, उसने समझाया। तो क्या आप सभी एक साथ बड़े हुए हैं? दाना ने पूछा। रूथ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम सभी अलग अलग जगहों से आए हैं। वे दोनों दक्षिण तट के पास के युद्ध अनाथ हैं। उस एक ने कार्यस्थल दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया, जबकि इस बेवकूफ़ और मुझे हमारे माता पिता ने तब छोड़ दिया जब उन्होंने फैसला किया कि वे हमारा खर्च नहीं उठा सकते। दाना ने सिर हिलाया। उसने अक्सर इसे एक संभावना के रूप में देखा था कि उसका अपना परिवार उसे छोड़ देगा अगर वे एक दिन तय करते हैं कि इसे उनकी सार्वजनिक छवि को बहुत नुकसान नहीं होगा। उसके पिता के लिए नौकरी करना ही काफ़ी मुश्किल था, उन्हें इससे भी बदतर प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं थी जो उनके चैरिटी तक पहुंच को खतरे में डाल सकती थी। आप अपने नाम का उपयोग क्यों नहीं करते? उसने झिझकते हुए पूछा। ये जादुई शूरवीरों की परंपरा है। हमें गुमनाम रहना चाहिए क्योंकि हम अक्सर दंड लागू करते हैं और अपराधियों का शिकार करते हैं। अपना नाम बताना या नियमित रूप से अपना चेहरा दिखाना उद्देश्य को विफल करता है। लेकिन आप कुछ समय के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं और यह बहुत अजीब होगा कि हमारे बीच एक भी व्यक्ति न हो जिससे आप ठीक से बात कर सकें, इसलिए मैंने उस गुमनामी को छोड़ने का फैसला किया। दाना ने सिर हिलाया। इससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा, है ना? शूरवीर हंसे। केवल तभी जब तुम वांछित अपराधियों की सूची में आ जाओ। तुम पहले से ही जानते हो कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार करने वालों में से नहीं होऊंगा। चर्च कभी भी इस संभावना को अनुमति नहीं देगा कि मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतें या तुम्हें न्याय से बचने दें। ओह, ये बहुत समझ में आता है।
मुझे लगा कि तुम ज्यादा कुलीन सैनिक किस्म के हो, मुझे नहीं पता था कि तुम कानून प्रवर्तन भी करते हो। ये वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम में से ज्यादातर लोग विस्तार से वर्णन करते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति की डरावनी कहानियां सुनते हैं जो इतना बुरा अपराध करता है कि जांच को आकर उसे ले जाना पड़ता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में जांचकर्ताओं को केवल कुछ ही बार देखा था, और हमारे स्थानीय चर्च के पादरी वास्तव में विस्तार से नहीं बताते थे। दाना ने समझाया। ये समझ में आता है। कोई भी इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता कि इंक्विजिशन या चर्च कानून प्रवर्तन कैसे काम करता है। मेरा अनुमान है कि चर्च के रोजमर्रा के काम करने वाले बहुत से पादरी भी इसके बारे में विस्तार से नहीं जानते। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधियों के लिए इंक्विजिटर का कौन सा विभाग आता है या उनकी विशेषता क्या है। ज्यादातर समय जब हम आते हैं तो हम बस अपनी पहचान दिखाते हैं और कोई और सवाल नहीं पूछा जाता। जब वे हमारे साथ सहयोगी के रूप में लड़ने जा रहे होते हैं तो केवल अभिजात वर्ग को ही हमारे कौशल को जानने की जरूरत होती है। रूथ ने समझाया। अन्य शूरवीर अपने पैरों पर खड़े हो गए और रूथ ने दाना को चेतावनी देने से पहले उसे उठने में मदद की। आराम करने के बाद स्ट्रेच करें। आपकी मांसपेशियों को अभी उचित प्रशिक्षण की आदत नहीं है, और यदि आप उन्हें अकड़ने और ऐंठने देते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं और हफ्तों या महीनों की मांसपेशी स्मृति प्रशिक्षण को बेकार कर सकते हैं। दाना के पास हफ्तों या महीनों की प्रशिक्षण की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह बात समझ गई। यदि आप प्रशिक्षण के दौरान खुद को चोट पहुंचाते हैं या ऐंठन के दौरान नए कौशल सीखने की कोशिश करते हैं तो आप इसे गलत तरीके से सीख रहे होंगे, और आपकी मांसपेशियों को ये याद रहेगा कि इसे कैसे करना है, जैसे कि आपको हमेशा ऐंठन या चोट लगी हो। अगला अभ्यास ऐसा है जो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। हमारे आंदोलन कौशल के अभ्यास के रूप में हम टैग खेलेंगे। केवल यदि आप जमीन को छूते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। मैं पहले जाऊंगी, आप सभी को 3 सेकंड की बढ़त मिलेगी। रूथ ने घोषणा की। डैना ने जादुई नाइट से ऊपर और दूर जाने के लिए अपनी नई लड़ाकू शैली के विंड वॉक कोर कौशल को सक्रिय किया। दया के कारण रूथ उसके पीछे नहीं आई और डैना 3 सेकंड से थोड़ी दूरी बनाने में कामयाब रही, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि देरी एक जाल थी। कौशल को बनाए रखने में उसके पास उतना अभ्यास नहीं था जितना कि उनके पास था, और 15 सेकंड के बाद वह लड़खड़ाने लगी और लगभग आसमान से गिर गई क्योंकि रूथ ने अपने एक साथी को जमीन पर गिरा दिया, उसे चकमा देने की कोशिश करते समय जमीन से संपर्क करके खत्म कर दिया। फिर दूसरों में से एक आगे बढ़ा ताकि वह उसके और रूथ के बीच आ जाए, और डैनी ने फिर से रास्ते से हटने के लिए अपनी चाल पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि नाइट उसकी दिशा में आगे बढ़ा। उसने 3 कदम उठाए बस रास्ते से हटने के लिए, लेकिन फिर अपना ध्यान खो दिया और जमीन पर गिर गई। घास से टकराने पर उसकी ढाल भड़क गई और हवा उसके रास्ते से हट गई। फेफड़े। दाना जानती थी कि उसे कोई चोट नहीं लगेगी क्योंकि बैरियर उसकी रक्षा करेगा, लेकिन तेज गति से रुकने से घबरा जाना कभी भी मज़ेदार नहीं था। यह उस दिन पहली या आखिरी बार नहीं था जब उसे ऐसा अनुभव हुआ था। अध्याय 396। आप कोशिश कर सकते हैं। अपने स्थान के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर एक घोंसले में हॉक अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए बेतहाशा काम कर रहा था। वह राय से लगभग अधिक शक्तिशाली था, वह इसे महसूस कर सकता था। उसे अपने शरीर को अधिक मैना स्वीकार करने के लिए बस खुद को थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत थी और वह वहां पहुंच जाएगा। राय ने आत्मसंतुष्ट मनोरंजन के साथ देखा क्योंकि ड्रैगन हॉक ने खुद को सीमाओं तक धकेल दिया, उन दोनों के बीच नस्लीय असमानता को दूर करने की कोशिश कर रहा था। रॉयल रैंक पर उसकी लड़ाकू शक्ति आसमान छू गई थी, जबकि उसकी प्राथमिक क्षमता फ्लेमिंग बॉडी पहले से ही रॉयल रैंक पर थी, और यह सिर्फ उसका शरीर था जो वर्मिलियन बर्ड बनने की दिशा में एक मामूली परिवर्तन से गुजरा था। वह लगभग वहां पहुंच गया था, या शायद वह एक बहुत ही युवा वर्मिलियन बर्ड था, लेकिन राय की नस्लीय स्मृति ने कहा कि वे उसके वर्तमान 5 मीटर पंखों के आकार से 5 गुना बड़े होने चाहिए। जब तक उसने किलोग्राम बढ़ाना शुरू नहीं किया तब तक कोई रास्ता नहीं था कि उसका शरीर उससे अधिक शक्ति स्तर का समर्थन करने वाला था जो वह दिखा सकता था। यहाँ तक कि उसके पत्थर भी उसकी लपटों के बराबर थे। थोर को लगा कि यह सब काफी मनोरंजक था क्योंकि वह अपने तालाब में तैर रहा था, दोपहर को झपकी लेते हुए पवित्र शक्ति को सोख रहा था, लेकिन रैमी अपने वरिष्ठ भाई बहनों के बराबर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी। वे आगे थे और वह सिर्फ एक छोटी सांप थी। खैर, कमांडर रैंक पर अब इतनी छोटी नहीं है, लेकिन थोर या बहन रे जितनी बड़ी भी नहीं है। रैमी काम करते हुए खुशी से खुद के लिए गा रही थी। उसे कल रात लाइब्रेरी से मंत्रों की एक पूरी नई किताब उदारतापूर्वक दान की गई थी और वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ये सभी नए जादू क्या हैं। बेशक लाइब्रेरी को अभी तक पता नहीं था कि उन्होंने रैमी को कोई किताब उधार दी है, लेकिन उसे भरोसा था कि वे समझ जाएंगे क्योंकि उसके पास कलम पकड़ने और उन्हें साइन करने के लिए हाथ नहीं थे। शमनिस्टिक मैजिक का परिचय उसके सामने खुला बैठा था, पहले पन्ने पर मुड़ा। प्राकृतिक घटनाएं जादूगर के अधिकार क्षेत्र में हैं, जिसमें अंधा कर देने वाली बारिश और बिजली की चमक से लेकर बर्फीले तूफान की तेज हवाएं शामिल हैं।
ज्वालामुखी विस्फोट के उग्र लावा से लेकर समुद्र की गहराई की विनाशकारी लहरें सभी जादूगर के अधिकार क्षेत्र में हैं। ये बहुत बढ़िया लग रहा था। उसके पास केवल बुनियादी जल नियंत्रण था, जो वास्तव में बहुत कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन विशाल तरंगों को नियंत्रित करने में सक्षम होना मज़ेदार लग रहा था। बड़ा भाई हॉक पागल हो जाएगा और यह हास्यास्पद होगा। लेकिन यह अगला पैराग्राफ था जिसने वास्तव में उसका ध्यान खींचा। शामन विनाश की शक्ति से कहीं अधिक हैं। जबकि बिजली के बोल्ट की शक्ति दुश्मन को जलाकर राख कर सकती है, एक छोटा झटका रुके हुए दिल को फिर से चालू कर सकता है। भारी दबाव में सामान्य रूप से कोमल पानी ठोस स्टील को काट सकता है, लेकिन पानी एक पुनर्जीवित करने वाली शक्ति भी हो सकती है, जो शरीर को तरोताजा कर सकती है और नसों के माध्यम से उपचार जादू ले जा सकती है। डेल्यूड और प्रकृति पादरी जीवित प्राणियों के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन शमन जीवित दुनिया के स्वामी हैं और उनके उपचार कौशल को कभी भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भाई थोर एक मरहम लगाने वाला बनना चाहता था, उपचार एक महान पेशा था। लेकिन रेमी ने सोचा कि वह रक्षा करने और पुनर्जीवित करने के लिए अधिक उपयुक्त था। ये सेरो का तरीका था। आप उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन घाव बस भर जाते हैं। लेकिन वह अपने साधारण उपचार छींटे से अधिक कुछ करने में सक्षम हो सकती है। अपनी नाक से रेमी ने उपचार मंत्रों की तलाश में पृष्ठों को पलटा। इस पुस्तक में शमन हीलिंग को समर्पित एक पूरा अध्याय था और वह देखना चाहती थी कि इसमें क्या लिखा है। हालांकि वह बर्फ और बिजली और आग के हमलों से आगे निकलकर केवल आधी ही पढ़ पाई, जब उसे उपचार मंत्र से भी अधिक शानदार कुछ मिला। अध्याय 7 टोटेम, रक्षात्मक टोटेम, मन टोटेम, हीलिंग टोटेम। क्या कोई हीलिंग टोटेम था? किसी ने उसे कभी क्यों नहीं बताया कि ऐसा कुछ होता है? लेकिन मन टोटेम क्या था? आपने टोटेम बनाने के लिए मन का इस्तेमाल किया, लेकिन ये क्या करता था? रेमी ने अपनी थूथन से पृष्ठ पलटा और अपने सामने आरेख को देखा। हीलिंग टोटेम रेंज में सभी लक्ष्यों को हीलिंग की एक निरंतर धारा प्रदान करता है। ये बहुत हद तक वैसा ही लग रहा था जैसा कि सिस्टर लोड्स कर सकती थी, और वह मंत्र उसके पसंदीदा में से एक था, इसलिए यह अच्छा होना चाहिए था। रेमी ने देखा कि टोटेम को क्या चाहिए और अपने स्थान पर मौजूद टुकड़ों से एक बनाना शुरू कर दिया। जब उसने टोटेम भेजे तो उसने असली टोटेम नहीं भेजे, बल्कि यहाँ बनाए गए टोटेम का एक प्रक्षेपण भेजा। इसलिए उन्हें कभी भी वास्तव में नष्ट नहीं किया गया और उन्हें बार बार बुलाया जा सकता था। पुस्तक में उन्हें बनाने और उन्हें आपके मानसिक स्थान में स्थानांतरित करने के बारे में बात की गई थी, लेकिन यह आम इंसानों के लिए था। वह एक स्पिरिट स्नैक थी और उसके पास काम करने के लिए अपना खुद का स्थान था। ये निश्चित रूप से तब आसान था जब उसके पास एक पाठ्य पुस्तक थी। पिछली पुस्तक में सभी प्राचीन बकवास थे, लेकिन ये पुस्तक उसके लिए अनदेखा करने के लिए केवल अस्पष्ट अक्षर थे और फिर चरण दर चरण निर्देशों के साथ बहुत विस्तृत आरेख थे। रेमी आम भाषा को बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती थी। वह मंत्रों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राचीन रूनिक भाषा के साथ बहुत बेहतर थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि जटिल शब्द वास्तव में अधिक निर्देश थे। चरण दर चरण उसने अपना नया टोटेम बनाया, जबकि रे ने हॉक को उसके साथ पकड़ने के लिए संघर्ष करते देखा। रक्तबीज मकड़ी वास्तव में सुस्त नहीं थी, वह अपने जाल में बैठकर अपने रेशम को बेहतर बनाने पर काम कर रही थी। अब वह पहले से ही बेहतर थी क्योंकि वह रॉयल रैंक पर थी, लेकिन नई उन्नति ने नई संभावनाओं को खोल दिया था, अग्निरोधी रेशम की तरह। इसलिए उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि रेमी वास्तव में उस दिन वास्तविक प्रगति कर रही थी, या कि उस रात काल के किले में लौटने तक उसके पास लगभग एक हीलिंग टोटेम कार्यात्मक था। अगली सुबह तक वह यथोचित रूप से निश्चित थी कि उसके पास एक कार्यशील प्रोटोटाइप था। उसके खुशनुमा गायन ने थोर को जगाया, जिसने वास्तव में अपना सिर अपने तालाब से बाहर निकाला ताकि वह उसके स्थान को और अधिक आसानी से देख सके। तुम क्या बना रहे हो, छोटे सांप? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने इस पुस्तक में दी गई जानकारी से एक हीलिंग टोटेम बनाया है। ये बहुत अच्छा है, या ये होगा अगर यह वैसा काम करे जैसा मुझे लगता है। पुस्तक के अनुसार इसे हर सेकंड हीलिंग ऊर्जा के स्पंदन भेजने चाहिए। तो तुम्हारा जादू उनकी रक्षा करता है और उन्हें पुनर्जीवित करता है, और फिर उपचार की लहरें उन हिस्सों को ठीक कर देंगी जो बचे रह गए हैं। रेमी ने गर्व से घोषणा की। ओह, तुमने सब सोच लिया। तो तुम अतिरिक्त उपचार करोगे जबकि मैं अतिरिक्त सुरक्षा करूंगा? थोर ने उसके तर्क से चकित होकर पूछा। ठीक है, तुम बहुत बड़े हो, मैं तो बस एक छोटा सा सांप हूं। रेमी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। लेकिन जब तुम रॉयल रैंक पर पहुंचते हो तो तुम विकसित होते हो, है न? थोर ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि यह क्या होगा। शायद एक जादूगर, शायद। क्या सांप जादूगर अलग दिखते हैं? या मैं अगली बार एक वास्तविक नागा जादूगर बनूंगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी भुजाएं बढ़ रही हैं, लेकिन शायद। थोर ने कंधे उचकाए, पानी छिड़कते हुए। मुझे नहीं पता कि सांप कैसे काम करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अब पक्षी कैसे काम करते हैं। मुझे लगा कि वे एक ही रंग के रहते हैं, लेकिन हॉक नहीं।
लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप नागा बनना चाहते हैं और अपने कुलदेवता को पकड़ने के लिए आपके पास हथियार हैं, तो आप नागा बन सकते हैं। या आप एक छोटे और प्यारे सांप की तरह रह सकते हैं और बस कुलदेवता को ज़मीन पर रख सकते हैं। वे ज़मीन पर अच्छी तरह से काम करते हैं और मूर्ख राक्षस उनका पीछा करना पसंद करते हैं। अध्याय 397 राय। अब जब उनमें से 2 रॉयल रैंक पर थे तो जानवरों के पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। रैमी और थोर को अभी भी आगे बढ़ना था, लेकिन उनकी मुख्य चिंता ये थी कि जल्द ही एक और जगह खुल जाएगी। एक नई जगह का मतलब था एक नया भाई या बहन, और उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वे किस तरह का भाई बहन चाहते हैं। हमें थोर के साथ मोर्चे के लिए एक और लेना चाहिए। थोर और ओफेलिया पूरे मोर्चे को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, रैमी ने सुझाव दिया। राय ने इसके बारे में सोचा। अगर कोई और होता तो वह अपने गोलेम को अधिक बार रोमांच पर भेज सकती थी। हाँ, मोर्चे पर एक और अच्छा होगा। फिर हमारे पास थोर के दोनों तरफ एक व्यक्ति होगा। वह सहमत हो गई। मुझे लगता है कि हमें एक और स्काउट की आवश्यकता है ताकि मुझे हर बार ऐसा न करना पड़े। मैं एक अतिरिक्त जादूगर हो सकता हूँ और पूरे दिन चीज़ों पर आग के गोले फेंक सकता हूँ, हॉक ने सोचा। लेकिन ओफेलिया अब एक भालू हो सकती है, क्या इसका मतलब है कि उसे अपना स्थान मिल जाएगा? थोर ने पूछा। उनमें से किसी को भी इसका उत्तर नहीं पता था। मुझे लगता है कि ओफेलिया दाना की तरह है, आप उसे अंतरिक्ष में नहीं खींच सकते क्योंकि वह पहले से ही एक एलीट है, काल ने सुझाव दिया। ओह, ये समझ में आता है। एक इंसान जो एलीट नहीं था वह बेकार होगा। इसलिए हमें थोर और ओफेलिया के साथ एक फ्रंट फाइटर की जरूरत है जो जरूरत पड़ने पर उड़ भी सके और स्काउट भी कर सके, रे ने घोषणा की। काल हंसा। ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा, लेकिन आमतौर पर उड़ने वाली चीजें करीब से लड़ना नहीं चाहती हैं, इसलिए वे उड़ती हैं। वे हमारे लिए इसे कठिन क्यों बना रहे हैं? रैमी ने शिकायत की। अगर हम रे के पंख उगाने का कोई तरीका खोज सकें, थोर ने शुरू किया। रे उड़ना सीखने के लिए काफ़ी बड़ी है, लेकिन रैमी अभी भी विकसित होने का इंतजार कर रही है ना? शायद वह उड़ना सीख सकती है, हॉक ने प्रस्ताव दिया। रैमी ने इस बारे में सोचा। शायद वह पंख विकसित कर सकती थी। क्या पंख वाले सांप थे? उसने उन्हें अपनी उधार ली गई किताबों में नहीं देखा था, लेकिन हो सकता है। या शायद वह एक वायु जादू मंत्र पर काम कर सकती थी जो उसे दानामेज और शूरवीरों की तरह उड़ने देगा। यह अभी भी बहुत काम की तरह लग रहा था जब वह किसी पर सवार होकर अपनी मनचाही जगह पर पहुंच सकती थी। साथ ही अगर वह जमीन को छू नहीं रही थी तो उसे कैसे पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ हैं? रैमी की बात सही है। वह अपनी जीभ और ज़मीन के कंपन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। वह एक घटिया उड़ान स्काउट होगी। हमें काल के लिए एक बेहतर नया सदस्य ढूंढना होगा। जब जानवर इस बात पर बहस कर रहे थे कि उनका नया भाई कौन होना चाहिए, काल अपनी शिफ्ट के लिए लाइन में आराम कर रहा था। उसने तय किया था कि उन सभी को बाहर न बुलाना ही सबसे अच्छा उपाय था ताकि वह हिल जायंट्स को डरा न दे या उन्हें यह न सोचने दे कि यहाँ सैन्य बल बढ़ गया है। वे पहले से ही उसके बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं होने देना बेहतर था कि यहाँ और भी रॉयल रैंक के लड़ाके हैं। काल ने उन्हें पूरी शिफ्ट में अगले टीम सदस्य के बारे में बहस करते हुए सुना, लेकिन जब वे डिनर के लिए कैंप में लौट रहे थे तो काल के समूह को उनके लिए दस्तावेजों के साथ एक सैन्य दूत ने रोक लिया। राजकुमार काल, आपके विस्तारित समूह की एक आपात स्थिति के लिए आवश्यकता है। कृपया उन सभी को बस में ले जाएं और हम सीधे लैंडिंग पैड पर जाएंगे, दूत ने उन्हें सूचित किया। हम सभी, शूरवीरों सहित? काल ने पूछा। हाँ सर, आप सभी, जिनमें उच्च पुजारी, एजेंट मोर्गाना, कमांडर मैकेंजी और शूरवीर शामिल हैं। वे सभी लाइन की ओर बढ़े, लेकिन दूत ने उन्हें रोक दिया। आपको अपने पैक और अन्य व्यक्तिगत सामान ले जाने चाहिए, इसमें 1 दिन से अधिक समय लग सकता है। मैं विवरण के बारे में नहीं जानता, लेकिन आपको अपना सामान साथ लाना चाहिए। काल मुस्कुराया। हम सभी को एक इनाम मिला है जो हमें अपना सामान रखने की अनुमति देता है। हमें जाने के लिए तैयार रहना चाहिए जब तक कि कोई कुछ पीछे न छोड़ दे। सभी ने अपना सिर हिलाया और वे बस पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे बस में सवार हुए, ड्राइवर ने चलना शुरू कर दिया और बड़े वाहन में सुरक्षित रूप से जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से टूटी फूटी गंदगी वाली सड़क पर दौड़ा। अगर उनके पास एक छोटा वाहन होता जो 1 दर्जन यात्रियों को ले जा सकता तो ये बेहतर होता, लेकिन छोटे ऑफ रोड वाहन अधिकतम 5 या 6 अभिजात वर्ग के लिए ही उपयुक्त थे। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और काल को उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ भी जानता होगा, सिवाय इसके कि यह जरूरी था कि इस समूह को हेलीकॉप्टरों में वापस लाया जाए। जो आमतौर पर 1 घंटे की ड्राइव होती थी, उसे उन्होंने अपनी तेज़ रफ्तार से 30 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लिया। यात्री अपनी सीटों पर इधर उधर उछल रहे थे, लेकिन उनकी सवारी उनका इंतजार कर रही थी और हेलीकॉप्टर में पहले से ही अन्य एलीट टीमें मौजूद थीं जिसमें काल को ले जाया जा रहा था। अच्छा है, उन्हें आपके लिए बहुत लंबा समय नहीं खोजना पड़ा। कम समय की सूचना के लिए माफ़ी चाहता हूं और यह एक लंबी रात होगी।
एक राक्षस प्रकोप है जिससे निपटने के लिए हमें एक अतिरिक्त राजकुमार की जरूरत है। काल की टीम के पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए चालक दल के सदस्य ने उनका स्वागत किया। क्या हुआ? अगर ज़रूरत हो तो मुझे संक्षिप्त संस्करण दे दो, उसने जोर दिया। हमने 1 घंटा 40 मिनट पहले मैग्मा ड्रैगन के क्षेत्र के पास दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक विसंगति देखी। तब ये निर्धारित किया गया कि विसंगति को छोड़ने वाले राक्षसों के खतरे के स्तर में ओग्रे किस्मों के उच्च कमांडर रैंक के राक्षस शामिल थे। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के लिए सामान्य प्रतिक्रिया दल वर्तमान में माउंटेन जायंट सीमा पर तैनात हैं, जो आपको प्रतिक्रिया सूची में सबसे ऊपर रखता है। काल ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। खतरा कितने बड़े क्षेत्र में फैल चुका है। 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम, लेकिन राक्षसों की संख्या से पता चलता है कि राक्षस इस क्षेत्र की रक्षा करने की तैयारी कर रहे हैं। काल ने आह भरी। एक अज्ञात दुश्मन सेना के साथ एक किलेबंद स्थिति पर हमला करना सिरदर्द होने वाला था, लेकिन अगर इसके मूल में कोई विसंगति थी तो वे वास्तव में इस स्थिति से कुछ लाभ उठा सकते थे। उड़ान कितनी लंबी है? डग ने पूछा। 1 घंटा 15। ठीक है, जब हम 5 मिनट दूर हों तो मुझे जगा देना। हम अभी लाइन पर शिफ्ट से आए हैं और बेहतर होगा कि हम पूरी रात लड़ने से पहले थोड़ी नींद ले लें, उसने जोर दिया। बेशक, हाई प्रीस्ट। काल ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि वे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, सीधे दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे ताकि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले फ्रॉस्ट जायंट सीमा के बहुत करीब न पहुंचें। उस मोर्चे पर ज्यादातर शांति थी, लेकिन पारगमन में कुलीन लोगों के समूह से शक्तिशाली आभा के साथ उन्हें उत्तेजित करने की कोई जरूरत नहीं थी। हेलीकॉप्टर के शोर की पिच में बदलाव ने काल को उसके ध्यान की अवस्था से बाहर निकाला और उसने उन समूहों को देखा जो उसके दल के प्रस्थान की तैयारी करने से पहले वहां थे। सभी लोग एक साथ नीचे जा रहे हैं। ये कुछ मिनट पहले है, लेकिन आप अपनी टीम को जगा सकते हैं, चालक दल के सदस्य ने घोषणा की। कोई ज़रूरत नहीं थी, वे पहले से ही जाग चुके थे। इस समय क्षेत्र में कोई दल नहीं है। आप पहले हैं। समूह 1 उत्तर की ओर होगा, समूह 2 पश्चिम की ओर होगा। काल ने सिर हिलाया और उससे क्षेत्र का नक्शा स्वीकार किया। क्षेत्र समतल और हल्का जंगल था, आसपास कोई लैंडमार्क नहीं था। ये कहना सुरक्षित था कि वे शायद ओब्रे शिविर पर चुपके से हमला नहीं करेंगे, भले ही उन्हें 5 या 10 किलोमीटर दूर गिरा दिया जाए। वह उस पर चढ़ गई ताकि वह ओब्रेस पर पत्थर फेंकने से पहले अपने गोलेम के साथ भी ऐसा ही कर सके। फिर वह अपनी रक्षात्मक स्थिति में वापस आ गई और दुश्मन पर पत्थर की गोलियां दागना शुरू कर दिया, जिससे वे समूह को घेरने से बच गए। ओब्रेस ज्यादातर आरोही थे और काल के तीरों से रॉयल रैंक चेन लाइटनिंग फैलते हुए वे फसल की कटाई की तरह गिर रहे थे। यहाँ तक कि बर्फीला तूफान भी उन्हें मारने में ज्यादा समय नहीं लगाने वाला था और काल विसंगति के पास गहरे रैंकों में और अधिक उन्नत तीर चलाने के लिए तैयार था। ओब्रेस आक्रमणकारियों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन काल हॉक या राय के गोलेम से इस बात का इंतजार कर रहा था कि उन्हें रॉयल रैंक ओब्रे वेरिएंट मिल गया है, जिसके बारे में सेना को संदेह था कि वह यहाँ है। जब वे इस तरह से इकट्ठे हुए थे तो कमजोर लोगों को काटना एक आसान काम था, लेकिन अगर वे नेता को जल्दी से नहीं ढूंढ पाए तो वह भाग सकता था। जंगल में एक रॉयल रैंक ओब्रे का ढीला होना एक आपदा की प्रतीक्षा कर रहा था। हॉक, सुनिश्चित करें कि उनमें से कोई भी भाग न जाए। हम नहीं चाहते कि वे कहीं और समस्याएं पैदा करें। अपने सुविधाजनक स्थान से हॉक पूरे गठन को देख सकता था, लेकिन काल को जो कुछ भी वह बता रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि ओब्रेस जवाबी हमले के लिए कमांडरों को इकट्ठा कर रहे थे। आने वाले 2 सिर वाले ओब्रेस हैं, हॉक ने चेतावनी दी। वे ओब्रे जादूगर होने चाहिए। 18, काल ने सोचा कि उन्हें बुलाया गया था। वे बहुत अधिक जादू का उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके फायरबॉल किसी भी चीज़ से कहीं अधिक प्रभावी होंगे जो अन्य ओब्रेस अब तक हासिल करने में कामयाब रहे थे। दूसरी टीम जल्द ही नीचे आ जाएगी। ओफेलिया अपने नए रूप का बहुत आनंद ले रही थी और उसके विषाक्त पंजे ओब्रेस को थोड़ी सी खरोंच से भी हिलते और कांपते हुए छोड़ देते थे, क्योंकि घाव से काला जहर फैल जाता था। कमांडर रैंक के घातक जहर कोई मजाक नहीं थे, और भले ही वे केवल मामूली रूप से घायल हो गए हों, ओब्रेस मिनटों में मर जाएंगे जब तक कि वे ठीक न हो जाएं। तथ्य यह है कि वह ओब्रेस से बड़ी थी, लेकिन उनके अफसरों में कोई मदद नहीं की, और उसके विशाल पंजे का एक झटका उन्हें उनके पैरों से गिराने और हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। थोर और इतने सारे जादूगरों के साथ उसके रक्षात्मक अवरोधों को खोने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन समूह के जादू करने वाले ज्यादातर नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित थे। दाना ने शालीनता से कदम नीचे रखा क्योंकि एक ओब्रे ने अपनी पीठ मोड़ ली और आकाश में वापस जाने से पहले अपने नए विघटन ब्लेड से उसका सिर काट दिया। काल को बॉब के लिए लगभग तरस आ गया। बाकी सभी को इतनी सारी हास्यास्पद नई शक्तियां मिल गई थीं, जबकि उसके नए कौशल बहुत कम आकर्षक थे। उसे एक नया स्लैम कौशल प्राप्त हुआ था, जिससे जब वह हमला करता था तो उसकी ढाल के सामने एक शॉकवेव उत्पन्न होती थी, और यह झटका इतना जोरदार था कि ओब्रेस की 3 पंक्तियां लड़खड़ा कर पीछे की ओर गिर जाती थीं। लेकिन काल यह नहीं बता सकता था कि उसका दूसरा कौशल क्या था, या वह उसका उपयोग भी कर रहा था या नहीं।
थोर ने भूकंप से रास्ता साफ किया, फिर उसमें आगे बढ़ते हुए और अधिक जमीन हासिल की और बचे हुए ओब्रेस को पैरों तले रौंद दिया। काल आगे बढ़ा, एटन समूह के थोड़ा करीब आने का इंतजार करते हुए फिर उन पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि जिस क्षण हॉक ने उनमें से पहले को रैंड विस्फोट से मारा, राय ने अपने गोलेम को उन्हें चीरने के लिए आगे बढ़ाया। ड्रैगनहॉक से दौड़ लगाई कि कौन असली खतरों को मार सकता है। उन्हें एक दूसरे से हारना पसंद नहीं था, खासकर ऐसे मामलों में जहां हॉक को कोई वास्तविक स्काउटिंग ड्यूटी नहीं करनी थी। क्या वे हम में से बाकी लोगों को कुछ करने देने का इरादा रखते हैं? मॉर्गना ने ओब्रेस को गिरते हुए देखा। डग ने ठहाका लगाया, शायद नहीं। मैं भूल गया कि आपके जादू की रेंज बहुत लंबी नहीं है और हमारे पास अभी इतने सारे रेंज वाले फाइटर हैं। बिना विशाल पत्थरों के खतरे के कि बहुत कुछ करीब नहीं आ रहा है। विच डॉक्टर का जादू ब्लिज़र्ड या ओफेलिया के टॉक्सिक क्लॉस जैसा था। अधिकतम नुकसान पहुंचाने में इसे कुछ सेकंड या 1 मिनट लगते थे, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी देर तक नहीं टिकती थी। दूसरा समूह हमारी ओर आ रहा है, ओब्रेस का पीछा करते हुए। मुझे नहीं लगता कि ओब्रेस को इसकी परवाह है, हॉक ने उन्हें अपडेट किया। समूह में रॉयल रैंक ओब्रे का कोई संकेत अभी तक कुछ भी नहीं। बहुत से कमांडर भी नहीं, बस कुछ मजबूत कमांडर। काल ने फैसला किया कि इस उपस्थिति पर प्रतिक्रिया शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन नक्शे को देखने के कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि इस बिंदु से 10 किलोमीटर के भीतर 2 कोयला खदानें थीं। उत्पादन का नुकसान राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता होगी, इसलिए दिन के लिए अतिरिक्त संसाधनों को डायवर्ट करना बेहतर था। आखिरकार आपातकालीन प्रतिक्रिया लड़ाइयाँ एक पक्की चीज़ थीं, न कि एक कठिन लड़ाई। हाँ, वे भागने लगे हैं। यह मेरे चमकने का समय है। हॉक ने खुशी मनाई क्योंकि वह भगोड़ों पर बमबारी करने के लिए उड़ गया। वह बस जल्दी भाग रहा है ताकि वह कह सके कि वह नहीं हारा। राय ने मजाक किया। ये सच हो सकता है, लेकिन ये काल का आदेश था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कुछ भी बच न जाए। यह उसका काम है, उसे परेशान न करें और उसे इसे छोड़ने के बारे में सोचने पर मजबूर न करें। मैं पूरी रात जंगल में ओब्रेस का पीछा नहीं करना चाहता। अध्याय 399 बीच में मिलें। दोनों समूह एक दूसरे के करीब आने लगे और काल दूसरे समूह के नेता के चेहरे पर डर देख सकता था, क्योंकि उसने देखा कि स्पाइडर गोलेम उन ओब्रेस के बीच से अपना रास्ता बनाने के लिए काम कर रहे थे, जो खतरे को दूर करने की कोशिश करने के लिए विसंगति के दूसरी तरफ से आए थे। हालांकि गोलेम को इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक बार जब दोनों समूह इतने करीब आ गए कि टीम 1 को इस बात की चिंता होने लगी कि वास्तव में नरसंहार कितना नियंत्रित था, तो गोलेम एक अलग दिशा में लड़ने के लिए मुड़ गए, जिससे काल के समूह और उनके बीच के आखिरी कुछ दर्जन ओब्रेस अकेले रह गए। काल ने हॉक को शवों के क्षेत्र में गोता लगाते हुए देखा और मान लिया कि उसने कुछ ऐसा देखा होगा जो स्वादिष्ट लग रहा था, या संभवतः कोई जीवित प्राणी जो उसके विस्फोटों से छिपा हुआ था। लेकिन पक्षी अपने पंजों में एक तलवार पकड़े हुए वापस आया और ब्लेड को प्रक्षेप्य के रूप में इस्तेमाल करते हुए ओब्रेस पर गोता लगाने से पहले एक बड़ा लूप बनाया। असंतोषजनक, हॉक ने उसे बहुत दुख के साथ सूचित किया, क्योंकि वह ब्लेड का पीछा करते हुए ओब्रेस के सिर पर आग के गोले बरसा रहा था। बहुत असंतोषजनक लड़ाई। सब कुछ फिर से खाने के लिए बहुत बड़ा है। रेमी ने बहुत दुख के साथ सहमति व्यक्त की। हॉक ने हंसते हुए जमीन पर एक रैंड हमला किया, फिर कुछ लेने के लिए लंबी घास के नीचे डुबकी लगाए। यहाँ, इसे आजमाएं, ये स्वादिष्ट हो सकता है, उसने सुझाव दिया। पक्षी ने रक्षकों के सिर पर एक बड़ा कॉमन ग्रेड फेरेट राक्षस फेंका और रेमी ने सहज रूप से उस पर हमला किया, ये सुनिश्चित करने के लिए उसे निचोड़ने से पहले उसे जहर दिया। ओह, बुरा नहीं है, इसकी बनावट अच्छी है, हमें बाहर जाकर ऐसा अक्सर करना चाहिए। काल ने आह भरी, क्योंकि दोनों जानवर विचलित हो गए थे। यदि आपने अपना मध्य युद्ध नाश्ता कर लिया है, तो हमें अभी भी काम करना है, उसने भटके हुए जोड़े को याद दिलाया। रेमी ने उसकी चिंता को दूर कर दिया। उसके नुकसान का एक बड़ा हिस्सा उसके टोटेम और ब्लिज़र्ड मंत्र थे, और वे दोनों अभी भी सक्रिय थे। उसने लोट्स और डग को अपने हीलिंग टोटेम में से एक दिया था ताकि वे समाप्त होने तक उसे पकड़ कर रखें। वह उनका परीक्षण करना चाहती थी, और ऐसा लग रहा था कि लक्ष्यीकरण रून काम कर रहे थे, क्योंकि वे ओब्रेस को ठीक नहीं कर रहे थे, लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ था, इसलिए वह निश्चित नहीं हो सकी कि वे किसी को भी ठीक से ठीक कर रहे थे। शायद एक बार दूसरा समूह यहाँ आ गया। उनके पास रिफ्रेशिंग लाइटनिंग नहीं थी, इसलिए वे टोटेम को ठीक करने के लिए कुछ नुकसान उठा रहे होंगे। दोनों समूह एक दूसरे के पास पहुंचे और रेमी तुरंत दूसरे समूह के बीच में अपने हीलिंग टोटेम को रखने के लिए दौड़ी। उन्हें भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एक योद्धा के हाथ पर खरोंच थी, जो टोटेम के पहले स्पंदन पर चीख हो गई। विजय, मेरे पास सबूत है कि हीलिंग टोटेम काम करते हैं, रेमी ने घोषणा की। खरोंच को बंद करना वास्तव में उपचार का उच्च मानक नहीं था, लेकिन यह वह था जिसके साथ उन्हें काम करना था, और दूसरे समूह के हीलर लोड्स की तरह लंबी अवधि के उपचार में विशेषज्ञ नहीं थे। वे उन सभी छोटी खरोंचों और खरोंचों के लिए लड़ाई के अंत में एक क्षेत्र को ठीक करेंगे, क्योंकि वे समूह की लड़ाकू क्षमताओं को प्रभावित नहीं करते थे।
क्या सांप ने हमारे समूह के बीच में हीलिंग टोटेम डाला है? दूसरी टीम के रॉयल रैंक के योद्धा ने पूछा। हाँ, उसने अभी अभी मंत्र सीखा है, लेकिन हम सभी पर लाइटनिंग बैरियर है, इसलिए किसी ने भी इसका परीक्षण करने के लिए कोई नुकसान नहीं उठाया। आपके लोगों में से एक को खरोंच लग गई थी, इसलिए उसने टोटेम को ये साबित करने के लिए बाहर रखा कि वे ठीक से काम करते हैं। काल ने समझाया। टीम लीडर ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक पल लिया कि उसने काल को गलत तरीके से नहीं सुना है। ये दुर्लभ था कि किसी ने व्यापक प्रशिक्षण या किसी प्रकार के विशेष संसाधन के बिना एक नया कौशल सीखा हो। उनमें से अधिकांश ने अकादमी में अपना दूसरा वर्ष शुरू करने के बाद से केवल कुछ ही सीखा था, इसलिए ये सुनना कि एक सांप ने अभी अभी हीलिंग टोटेम बनाना सीखा है, दिमाग चकरा देने वाला था। हम विसंगति को उसी दिशा में वापस ले जाएंगे जहां से हम आए थे, और हम बीच में आपसे मिलेंगे। ऐसा लगता है कि अधिकांश खतरा टल गया है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सफाई करनी होगी कि उनमें से कोई भी भाग न जाए। उसने शमन सांप द्वारा विचलित होने के बजाय जवाब दिया। मेरे पास रॉयल रैंक ड्रैगनहॉक है जो भगोड़ों का शिकार कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि पहले से ही कोई भी भाग न जाए। अगर हमें कुछ मिलता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। काल सहमत हो गया, फिर अपनी टीम को स्पाइडर गोलेम द्वारा छोड़े गए नरसंहार के निशान की ओर ले गया। जब तक वे सभी ओग्रेस की दोबारा जांच करके ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि वे मर चुके हैं और उनके पास कोई जादुई वस्तु नहीं है, तब तक मारने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था। लेकिन यह महत्वपूर्ण था कि वे जीवित बचे लोगों को न छोड़ें, और राय ने पाया कि उनमें से कई के पास नए प्रकार के पत्थर और जादुई पौधे थे। पौधे थोर के पास जा सकते थे ताकि उसके आहार में थोड़ी विविधता आ सके, लेकिन ये विशेष पत्थर चमकते या चमकते नहीं थे, इसलिए राय वह सब इकट्ठा कर रही थी जो वह कर सकती थी। जादुई संसाधनों के रूप में उनमें से कई का उद्देश्य केवल सजावट से परे था, जिसमें कुछ अग्नि तत्व पत्थर शामिल थे जिन्हें काल ने देखा कि हॉक की मदद करने के लिए मिश्रण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और रेमी की मदद करने के लिए एक जल तत्व पत्थर। उसे वास्तव में इन मिश्रणों में जाने वाली सभी सामग्रियों को खोजने में अधिक मेहनत करनी पड़ी। इस बात की बहुत वास्तविक संभावना थी कि अगर वह पहचानी गई सामग्री पा लेता तो वह रिकॉर्ड समय में टीम को रॉयल रैंक के शिखर पर पहुंचा सकता था। समस्या ये थी कि उसने जो नाम दिए थे उनमें से कोई भी उन वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान्य नाम नहीं थे जिनकी उसे ज़रूरत थी, इसलिए जब उसने उनके बारे में पूछा तो इस बात की बहुत कम संभावना थी कि ब्लू ड्रैगन का कोई लाइब्रेरियन या कोई अन्य शोधकर्ता संसाधन के प्राचीन नाम को पहचान सकता था। रिक्त स्थानों में से कोई भी पत्थर या संसाधन ऐसा संसाधन नहीं बना सकता था जिसे उसने अभी तक आजमाया न हो। एक मौका था कि उनमें से कुछ का 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन विकास संसाधनों के बारे में उसे जो पता था उसके अनुसार आमतौर पर दूसरी बार उनका उतना ही प्रभाव नहीं होता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, दूसरे लोग बेतरतीब ढंग से आइटम उठा रहे थे, ज़्यादातर उन्हें थोर के किनारों पर रेशम के थैलों में भर रहे थे ताकि वे उन्हें क्रेडिट के लिए शस्त्रागार में दान कर सकें। स्पाइडर गोलेम दूसरी टीम के पास पहुंचे, फिर वापस लौटे और रे द्वारा दिए गए निर्देशों से जो कुछ भी समझ में आया उसे लूट लिया। ज्यादातर यह बड़ी जादुई वस्तुएं थीं जो ओग्रेस के पास थीं, जिसने दूसरी टीम को चकित कर दिया। आप ये सब कहाँ रखने जा रहे हैं? आपको जागृत और आरोही रैंक के हथियारों और आभूषणों की आवश्यकता नहीं हो सकती, उसने पूछा। हम इसे थोर पर बैग में रखते हैं और फिर जब हम निकलते हैं तो इसे हेलीकॉप्टर में लोड करते हैं। यह मुख्य लाइनों को बेतरतीब सामान से भरा रखता है और कभी कभी एक वास्तविक खजाना होता है। टीम लीडर ने गंदगी को देखा और फिर विसंगति को देखा। क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए? यह अभी भी राक्षसों को बाहर जाने की अनुमति दे सकता है, उसने पूछा। रे, एक गोलेम को अंदर भेजो और देखो क्या होता है, काल ने निर्देश दिया। गोलेम विसंगति में कूद गए, पहले आगे के पैरों को नुकीला किया और समूह उत्सुकता से कुछ सेकंड तक इंतजार करता रहा जब तक कि रे ने उसे अपडेट नहीं दिया। ये खाली है, कोई ट्वीट नहीं है। अध्याय 400 विसंगति स्थिर। काल ने दूसरे समूह के नेता की ओर सिर हिलाया। गोलेम्स ने रिपोर्ट की कि यह खाली है, कोई लक्ष्य नहीं है। फिर विसंगति के प्रवेश द्वार से बेतरतीब सामान उड़ने लगे। अरे चार्ल्स, क्या ये लॉटरी मशीन है? हम रक्षकों को हराने के बाद ही भुगतान कर रहे हैं। टीम के अन्य सदस्यों में से एक ने अपने नेता को पुकारा। मुझे कैसे पता चलेगा? बस कीमती सामान की तलाश करें। प्रिंस चार्ल्स हंसे। ये वास्तव में गोलेम्स द्वारा विसंगति से मूल्यवान दिखने वाली किसी भी चीज़ को फेंकना था। टीम के कोई भी सदस्य अंदर जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे क्योंकि विसंगतियों के अप्रत्याशित रूप से बंद होने के बारे में जाना जाता था और आप अनिश्चित काल के लिए अंदर फंस सकते थे, लेकिन अगर यह बंद होने लगे तो गोलेम्स को हटाया जा सकता था। हालांकि अगर वे लूट को छांटने जा रहे थे तो सभी को सावधान रहना था। गोलेम्स बाहर निकलने की ओर देखे बिना सामान बाहर फेंक रहे थे, इसलिए अगर अगला आइटम कोई हथियार या सिक्कों का बक्सा था तो अगर यह आपको लगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है।
उस विसंगति से बहुत सी चीजें उड़कर बाहर आ रही थीं, और काल को आश्चर्य होने लगा कि आखिर क्या हो रहा है। जब गोलेम फिर से प्रकट हुए, उनके बीच एक बड़ा बॉक्स थामे हुए और एक विशाल राक्षस की लाश को घसीटते हुए। राय, मुझे लगा कि अंदर कोई दुश्मन नहीं है, अंदर कोई ट्रीट नहीं है, बस एक बदबूदार आदमी है। वह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। जब सारी अच्छी चीजें खत्म हो गईं तो उन्होंने उसे मार दिया। यह एक कालकोठरी उदाहरण के अंतिम बॉस की तरह लग रहा था, लेकिन यह एक कमांडर रैंक का राक्षस भगवान था और वह प्लेट कवच के एक बहुत ही फैंसी सेट के कटे फटे अवशेष पहने हुए था। दूसरी टीम ने उसे नंगा करना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि कुछ बचाया जा सकता है, जबकि काल की टीम ने राय के मासूम दिखने के प्रयास पर हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। काल ने जोर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसने विसंगति के अंदर क्या था इस बारे में उससे झूठ बोला था। जब वे ओबरे लॉर्ड को लूट रहे थे तो एनॉमली चमक उठी और एक अंडाकार पोर्टल में स्थिर होने से पहले लाल फिर नीला हो गया। क्या यह अभी अभी एक कालकोठरी प्रवेश द्वार में स्थिर हुआ है? प्रिंस चार्ल्स ने पूछा। काल ने मौलवियों की ओर रुख किया। अगर किसी को पता था तो वह वे ही होंगे। दूसरी टीम के साथ दोनों मौलवी सोने की सजावट के साथ सफ़ेद रंग में थे, मुख्य शाखा के उच्च पुजारी, उपचार विशेषज्ञ। उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू किया। पोर्टल पर किसी तरह की चमकती हुई बाधा बनाते हुए उन्होंने मंत्रोच्चार और प्रार्थना की। उन्हें समाप्त होने में लगभग 10 मिनट लगे और फिर मौलवी खड़े हो गए और उन्हें देखकर मुस्कुराए। यह अब एक स्थिर कम कमांडर रैंक कालकोठरी है। कालकोठरी में 4 कमांडर रैंक के बॉस होने चाहिए, जबकि 2/3 राक्षस अभी भी चढ़े हुए हैं। इसे अब स्थिर किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा है तो राक्षस अंदर फंस जाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि हमने उन सभी को पकड़ लिया है जो इसके बनने के बाद भाग गए थे। अगर उनमें से कोई अभी भी इधर उधर भटक रहा होता तो विसंगति स्थिर नहीं होती। एक पादरी, जो अपने 20वें दशक के उत्तरार्ध में था, ने अपने सिर को गंभीर रूप से पीछे हटते हुए हेयरलाइन को छिपाने के लिए मुंडा लिया था, ने समझाया। हम पहले किसे बुलाएं? काल ने पूछा। ये पहली बार था जब वह इस तरह के मिशन पर गया था, लेकिन पिछली बार जब उसे सिस्टम से संबंधित कोई चीज़ मिली थी तो उसने इंक्विजिशन से संपर्क किया, जिसने उसके लिए ये सब संभाल लिया। पादरी ने काल के पीछे इशारा किया और जादुई शूरवीर हंसे। जवाब देने से पहले रूथ ने सिर हिलाया। उसकी बात सही है। आमतौर पर आप इंक्विजिशन को बुलाते हैं और वे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एक टीम भेजते हैं, या अगर हमारे पास कोई इंक्विजिटर नहीं है तो एलीट सुरक्षा टीमों में से एक को भेजते हैं। लेकिन हम पहले से ही यहाँ हैं। मैं इसे बुलाऊंगा और फिर हम चर्च की संपत्ति प्रबंधन टीमों को अंदर जाने दे सकते हैं। ये समझ में आता है। मुझे आश्चर्य है कि एक टीम के जाने के बाद रीसेट होने में कितना समय लगता है। काल ने सुझाव दिया। यह उस बात का हिस्सा है जिसे आने वाली अगली टीमें निर्धारित करेंगी ताकि वे लाभ को अधिकतम कर सकें। बेशक, हमें पहले से ही एक बार जाने से सारी लूट मिल गई है, जो 2 टीमों के बीच विभाजित है, जिसमें कुछ अतिरिक्त ओग्रेस भी हैं। प्रिंस चार्ल्स ने नोट किया। काल ने आह भरी और राय ने प्रवेश द्वार को एक लालसा भरी नज़र से देखा। अपने जानवरों को कालकोठरी के माध्यम से भेजना जितना भी कुशल हो, प्रोटोकॉल यह है कि इसे फिर से जीवित छोड़ दिया जाए ताकि वे उचित जांच कर सकें। कुछ कालकोठरी मृत्यु के बाद एक टाइमर पर फिर से जीवित होती हैं और सभी एक साथ नहीं, इसलिए यदि हम इसे अभी साफ करते हैं तो ये केवल आंशिक रूप से ही पुनर्जीवित हो सकती है। उन्होंने समझाया। बॉब और डग दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। वे पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके थे। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें बस फ़ोन करके इंतज़ार करना चाहिए। मैं हॉक को हमारी सवारी आने तक जासूसी करने दूंगा। हॉक ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली और वह ये देखने के लिए निकल पड़ा कि क्या इलाके में कुछ दिलचस्प है। पास की 2 कोयला खदानें उसके लिए जासूसी करने के लिए काफ़ी नज़दीक थीं, लेकिन वह उन्हें डराना नहीं चाहता था, इसलिए वह नज़रों से दूर रहेगा। संभावना है कि उसे कुछ आम राक्षसों के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा, लेकिन उनमें से कुछ स्वादिष्ट थे, जैसे सुअर। अगर जंगली सुअर होते तो वह पुराने दिनों की याद में उनमें से एक को पकड़ सकता था। दुर्भाग्य से, एक रॉयल रैंक जानवर के रूप में उसे देखते ही सब कुछ भाग गया, और वह केवल उन जीवों को ही ढूंढ पाया जो उम्मीद करते थे कि ज़मीन पर गिरना या किसी जगह जम जाना ध्यान आकर्षित करने की संभावना कम होगी। इंसानों को शायद पता ना हो कि वह यहाँ है, लेकिन दूसरे जानवरों को पता था और वे डर गए थे। राष्ट्र के बसे हुए क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त की जाती थी ताकि मजबूत राक्षसों को हटाया जा सके, और यहाँ तक कि एक जागृत रैंक राक्षस कई क्षेत्रों में राजा की तरह रह सकता था, इसलिए वे जंगली क्षेत्रों से इतनी दूर एक रॉयल रैंक पक्षी राक्षस के प्रकट होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ओह, एक हेलीकॉप्टर है। नहीं, उनमें से 3, सभी अलग अलग दिशाओं से। क्या हमने उन्हें परेशान करने के लिए कुछ किया? हॉक ने पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता। वे बस उत्साहित हैं कि विसंगति एक कालकोठरी में स्थिर हो गई है। हॉक समूह में वापस आ गया क्योंकि अब हेलीकॉप्टर थे और ऐसे लोग जो शायद यह नहीं समझ पाए कि वे एक ही टीम में थे। मनुष्य इस तरह धीमे थे। जब टीमें पास आईं तो थोर को छोड़कर सभी जानवर अपने स्थानों पर चले गए।
थोर ने टेसा को अपनी पीठ पर बैठा रखा था, इसलिए ये तुरंत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वह कोई खतरा नहीं था। लेकिन बाकी लोग अजनबियों पर इतना भरोसा नहीं करते थे। पहली बात जो काल ने नोटिस की वह ये थी कि जबकि वे सभी हरे थे, तीनों विमानों पर अलग अलग लोगो थे। एक चर्च समूह था, एक पर आधिकारिक सरकारी लोगो था और तीसरे पर एक प्रतीक था जिसे काल नहीं पहचान पाया। जब वह 1 किलोमीटर के भीतर पहुंचा, तभी काल अभिजात विकास ब्यूरो के लोगों को पढ़ सका। यह एक पर्याप्त रूप से विविध समूह होना चाहिए था जो यहाँ किए जाने वाले सभी निर्णय ले सके। आपातकाल का समाधान हो चुका था, अब टीमों को केवल आवश्यक डेटा एकत्र करना था। जैसे ही ब्यूरो टीम एकत्रित अभिजात वर्ग के बगल में उतरने वाली पहली टीम थी, सूरज ढलने लगा था। साइड का दरवाजा खुला और कर्नल वैलेरी अरौंदी हुई घास पर बाहर निकली। ये देखकर कि यह बड़ा बॉस था, काल, मोर्गाना और प्रिंस चार्ल्स सभी उसका अभिवादन करने के लिए आगे आए। कर्नल, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। क्षेत्र की खोज की गई है और सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। 2 किलोमीटर के दायरे में कॉमन रैंक से ऊपर कुछ भी नहीं है। काल ने उसका अभिवादन किया। आपकी तरफ देखो, सभी पेशेवर हैं। वैसे मुझे नया कवच पसंद है जिसकी कीमत काफ़ी अधिक है। उसने हमेशा की तरह अपने व्यावसायिक भाव के साथ उत्तर दिया। ये वास्तव में एक कौशल है। निःशुल्क मरम्मत, मुझे बस इसे फिर से बुलाने की ज़रूरत है। उसके पीछे पीछे और भी परिचित चेहरे बाहर आ गए। जोडी, एनिस, डेव और जिल ने हेलीकॉप्टर से 6 और अपरिचित चेहरों को बाहर निकाला। सभी ने यहाँ जो कुछ भी कर रहे थे उसके लिए बड़े बड़े उपकरण ले रखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप कहीं जाने की जल्दी में नहीं थे। बहुत सारा काम करना है और हमें सुरक्षा और परीक्षण उद्देश्यों के लिए आपकी दोनों टीमों की आवश्यकता होगी। कर्नल वैलेरी ने घोषणा की जब ब्यूरो के सदस्य जहाज से उतरे और शिविर लगाने के लिए तैयार हुए। समझ गए कर्नल, मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए और मुझे यकीन है कि हम इसे सुलझा लेंगे। काल सहमत हो गया, जबकि चार्ल्स ने बस सिर हिलाया और चला गया। सरकार और चर्च की टीमें युद्ध के मैदान के विपरीत दिशा में उतरीं और 2 सुरक्षा टीमें ये सुनिश्चित करने के लिए बाहर निकलीं कि राक्षस वास्तव में मर चुके हैं। उन्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। राय ने पहले ही ऐसा कर लिया था जब वह थोर के बैग के लिए सुंदर चट्टानों और लूट की तलाश कर रही थी।